नेट पे सर्च करना सोल्जर बैगिंग इन दिल्ली, सोल्जर दिल्ली में भीख मांग रहा है। उस सोल्जर का रातों रात करेक्टर एसोसिएशन हो चुका था, उसका चीरहरण हो चुका था, उसे ये नहीं पता कि मैं विलन बन चुका हूँ सोशल मीडिया पे। हम कारगिल वॉर की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग शहीद हुए थे उनकी फैमिलीज का आज क्या हाल है? करंट सरकार ने मुद्दे उठाए थे उस समय, ऐसा हुआ है तो हम एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। वो सर किसका था? हेमराज का। तो मैंने उनकी माता जी और बीवी से बात की थी। कहा साहब यहाँ के एक एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने उस समय 50,000 या 5 लाख का चेक उसी समय दिया था जब हमारे चीफ बड़े बड़े मंत्री वहाँ पे गए थे। आपको पता है वो चेक बाउंस हो गया। कैन यू इमेजिन कि एक शहीद के परिवार के साथ आप मजाक कर रहे हो? जो मिनटों में एक टैंक खोल देता था, उसे एक गेट कीपर बना के खड़ा कर दिया जाता है। आए गए नए लड़के आगे उसके ऊपर वो सुना के चले जाते हैं। आप सोचते हैं गार्ड लेके वहाँ खड़ा होगा, 8,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गौरव शुक्ला, को फाउंडर ऑफ सपोर्ट अवर हीरोज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिटायर्ड सोल्जर्स और शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन गौरव जी की कहानी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नहीं है। वो खुद एक आर्मी रिटायर्ड फैमिली से आते हैं और उनका सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन समहाउ वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए। और जब जिंदगी ने उन्हें दूसरा रास्ता दिखाया तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन हीरोज के नाम कर दी जो देश के लिए सब कुछ दे देते हैं। हर सोल्जर्स की कहानी सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं होती है। उनकी असल जिंदगी की शुरुआत होती है जब वो अपनी यूनिफॉर्म उतार कर नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आज का पॉडकास्ट कुछ खास है। ये उन अनसुनी कहानियों का सफर है जो मेडल्स के पीछे छुपे संघर्ष को सामने लाती है। ऐसी कहानियाँ जो शायद आपकी सोच बदल दे और हर सोल्जर्स को देखने का नजरिया भी। जैसे उरी अटैक हुआ था, तो वहाँ के जो फौजी थे उनकी फैमिली से किसी से आप मिले हो कभी? जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें लाशें जो आई थी वो मटके में और लोटे में आई थी। ये मानिए कि लोगों ने जो लास्ट राइड किया था वो अपनी तसल्ली के लिए किया था। जो टुकड़े दे दिए गए वही मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, वो चलाते हैं। आज भी आप देखेंगे मणिपुर दो गुटों में बटा हुआ है। ये 3 साल पहले ये आग लगी थी। वहाँ पे एक कारगिल वेटरन के वाइफ को नेकेड मार्चिंग कराई थी। उस लेडी के टच में हुआ। वो लेडी महीना 2 महीना अपने घर के कमरे से बाहर नहीं आई है बिकॉज ऑफ दैट ट्रामा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप टोटल आई थिंक 6 प्रोजेक्ट चला रहे हैं, है ना? तो आप वन बाय वन एक बारी एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस को। सो मैम, प्रोजेक्ट पिट्ठू की ना शुरुआत कैसे हुई थी? पहले एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जी आपकी ऑडियंस बिल्कुल, को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। मैम ये बात है 2017-18 के आसपास की। हम्म। और वहाँ से एक स्पार्क आया था और कोरोना के टाइम पे फिर हमें एहसास हो गया था ये करना ही है, क्योंकि हमने ओके। थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। सो बेसिकली मैम एक केस है, आप जस्ट नेट पे सर्च करना सोल्जर बैगिंग इन दिल्ली, सोल्जर दिल्ली में भीख मांग रहा है। आप ये सोचिए, देश की राजधानी में अगर कोई सैनिक भीख मांग सकता है, जहाँ बड़े-बड़े मंत्रिमंडल हैं, बड़े-बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, तो दूर-दराज इलाकों में क्या होता होगा जहाँ की आवाज़ यहाँ तक सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल। ये केस मैम फेमस भी क्यों हुआ था उसका भी एक कारण है, क्योंकि इसे गौतम गंभीर जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री को टैग किया था और भी कंसर्न डिपार्टमेंट को टैग किया था। और 2 दिन बाद रिप्लाई आता है कि वी हैव डन आवर पार्ट, जो हमें करना था वो हमने अपना बेहतर कर दिया। मैम उस सोल्जर की मदद हुई या नहीं हुई? हुई तो क्या हुई? किस हाल में? ये सिर्फ़ फ़ौज को पता है, हमें पता है और उस बारे में किसी को पता है। क्योंकि कहा जाता है, आप कहीं अच्छे हो ना हो, यू शुड बी गुड ऑन ट्विटर। ट्विटर पे अच्छे होने चाहिए। करेक्ट। तो ये कहानी ऐसे हुई कि मुझे वो एक केस एक नेवल ऑफिसर की वाइफ़ ने, सर्विंग नेवल ऑफिसर की वाइफ़ ने मुझे साउथ से मुझे टैग किया। कहा कि गौरव, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, क्या आप जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं? एक वायरल हो रहा था एक फ़ोटोग्राफ, जिसमें लिखा था कि ये 100 लोग 100 तरीके की बातें। कोई कह रहा था झूठा फ़ौजी है, कोई कह रहा है ये मक्कार है, कोई कह रहा है फ़ौजी नहीं है, आज झूठे आईडी कार्ड बना के घूम रहा है। ओके। तो किसी पे बिलीव नहीं हो रहा था सत्य क्या है। ऐसे एक नेवल ऑफिसर की वाइफ़ ने मुझे बोला कि आप जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने देखा एक फ़ेसबुक पे एक कर्नल साहब थे, उन्होंने भी ऐसी टिप्पणी नेगेटिव की थी। तो मैंने उनसे बोला, मुझे लगा कि उनकी बातों में लग रहा था मैसेज में कि उन्हें अच्छे से पता है। तो मैंने कहा सर आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्या है? अरे ये झूठा आदमी है, बेकार आदमी है।
मैंने कहा सर मैं मानता हूँ गलत आदमी है बट थोड़ी जानकारी आप देखो। अरे इसके बारे में जानकारी क्या देना, सब कुछ लिखा है। मैंने कहा सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक नेवल ऑफिसर की वाइफ ने मुझसे बोला है, आपको डिटेल्स पता है? अगर पता है तो मैं कम से कम मैम को सही जानकारी तो दे दूँ। करेक्ट। अरे मतलब गौरव ऐसा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मेरे कोर्समेट ने मुझे शेयर किया था। तो मैंने कहा सर एक बार प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए, आई विल वेट फॉर योर टाइम, आप बात करें मुझे बताइए। हफ्ता 10 दिन निकल गया, मैंने उन्हीं को फॉलो अप किया। कहते हैं गौरव ऐसे है कि एक्चुअली उसके किसी कोर्समेट ने शेयर किया था। तो मैम कहानी ये थी कि आपस में म्यूचुअल गेम चल रहा था। उसने शेयर किया, कहानी किसी को नहीं पता। आपने मुझे 2 बात बताई, मुझे एक समझ में करेक्ट। आई, मैंने मसाला लगा के किसी को थर्ड बता दिया। किसी को कहानी नहीं पता सत्य नहीं है या नहीं है। उस सोल्जर का ये मानिए कि रातों-रात कैरेक्टर असोसिएशन हो चुका था, उसका चीर-हरण हो चुका था, उसे ये नहीं पता कि मैं विलेन बन चुका हूँ सोशल मीडिया पे। अब मेरे लिए ये था कि मैं मैडम को बोल दूँ सॉरी मैं जा नहीं सकता या जो मुझे बताया जा रहा है मैं वही बता दूँ। सो मुझे लगा शायद मैं अपने काम से जस्टिफाई नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा-सा पोस्टर साइज़ उनकी फ़ोटोग्राफ निकाली और उससे पहले मैंने क्या किया, वो एक फ़ोटोग्राफ जो थी मैम, उसमें जो पीछे की वॉल्स हैं, वो हमारी जी। कनॉट प्लेस की वॉल्स हैं और कनॉट प्लेस की वॉल्स बड़ी फ़ेमस हैं। करेक्ट। वो फ़ोटो मैंने अपने नेटवर्क में सर्कुलेट की जो अक्सर कनॉट प्लेस जाते हैं। हाँ, हाँ। मैंने उनसे पूछा यार ये कहाँ की फ़ोटोग्राफ हो सकती है मुझे बताओ। तो मेजॉरिटी मैंने देखा स्मार्ट वर्क करना था कम समय में। तो किसी ने बोला ए ब्लॉक, किसी ने बोला जी ब्लॉक, किसी ने सी, कइयों ने अलग। तो मैंने मेजॉरिटी ड्रॉ की कि पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। हुँ। मैंने फिर बड़ा-सा फ़ोटो प्रिंट निकाला और निकाल के मैं वहाँ पे अलग-अलग ब्लॉक्स में गया दिखाते हुए। मैं जिसे भी दिखाता था वो फ़ोटो बाद में देखता था, पहले मुझे देखता था नीचे से लेके ऊपर तक कि मेरा शायद कोई खो गया, मैं फ़ोटो लेके घूम रहा हूँ। हाँ। तो आपको भी एक टाइम के बाद लगेगा ये बड़ा एम्बैरेसिंग है। मतलब हुँ। मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हुँ। बताएँगे नहीं लेकिन आपको घूरते रहेंगे। करेक्ट। क्योंकि मैम सीपी में करीबन लाख, डेढ़ लाख लोग रोज़ घूमने आते हैं। आप कहाँ जाओगे? मैंने 2-3 शॉपकीपर से पूछा जिसमें एक ज्वेलरी शॉप थी वहाँ पे, उसके बाहर एक गार्ड खड़ा था। उससे मैंने पूछा, उसने कहा साहब मैंने इसे ना सॉरी परसों देखा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे थोड़ा क्लू लगा कि मैं शायद आस-पास ही हूँ। मैंने इधर-उधर और पूछा। किसी ने बोला साहब मैंने अभी यहीं खड़ा हुआ देखा था इसे। तो मैंने लिखा ओह! मुझे बहुत क्लोज़ हूँ मैं। वहाँ पे ज़मीन पे एक पर्स और बेल्ट वगैरह बेच रहा था, वॉलेट वगैरह बेच रहा था, एक वेंडर था। उसने ऐसे मुझे इशारा किया कि इधर आओ। मैं गया, कहा साहब मैं देख रहा हूँ आप किसी को कुछ दिखा रहे हो, क्या है? क्या दिखा रहे हो? दिखाओ। मैंने दिखाया। जैसे ही मैंने दिखाया उसने भी मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। हुँ। तो कहता है सर आप हो कहाँ से? तो जैसे उसने ये बोला ना मुझे लगा कि कुछ है, इसे हुँ। पता है क्योंकि कोई सीधे ये नहीं बोलता और किसी ने करेक्ट। पूछा नहीं था। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि यार मैं फलानी ऑर्गनाइज़ेशन से हूँ और मुझे सुनने में आया है कि ये कोई फ़ौजी है। अगर ये फ़ौजी है तो हम इसकी मदद करना चाहते हैं। उसे मेरी बात पे यकीन हो गया। तो उसने मुझे बोला सर आगे जाना, पीछे जाना, लेफ्ट लेना, आगे राइट लेना, ऐसे करके मुझे डायरेक्शन बता दिया। और फ़ॉर्च्यूनेटली मैं उस जगह पे पहुँच गया जिसकी मैं फ़ोटोग्राफ लेके घूम रहा था। वंडरफुल। मेरी 1 घंटा बात हुई, जिसमें 40 मिनट वो सोल्जर नॉन स्टॉप रोया है और मुश्किल से 3, 4, 5 मिनट उन्होंने बात की होगी जिसमें उन्होंने सिर्फ़ ये बोला, "मैं फ़ौजी हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो शो करते हैं कि मेरा इतिहास रहा है।" जी। वो निकाला और मुझे दिया। इसके हुँ। अलावा सिर्फ़ मैं बोला हूँ, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो सोल्जर सीरियस डिप्रेशन में था। उसका नाम है सिग्नल मैन नीलकंठन पीताम्बरन, वो केरला से हैं। ही इज़ द यंगेस्ट वन इन हिज़ फैमिली। 74-5 में ये आ गए थे। आने के बाद अलग-अलग जगहों पे उन्होंने नौकरी की। नौकरी की जब तक जवान थे, अलग-अलग जगहों पे नौकरी मिली। जब कहा जाता है कि आप काम के लिए लायक लायक नहीं रहते हो, तो आप बोझ बन जाते हो, तो आपको लात मार के निकाल दिया जाता है। उनके साथ भी वही हुआ। जब वो अपने घर वापस गए थे, तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लोकल घूस जो लोकल गुंडे थे, उन्होंने वो चीज़ उनका घर हथिया लिया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो क्या वो एक रिटायर्ड फ़ौजी थे? हाँ, वो रिटायर्ड फ़ौजी, उनकी कहानी कुछ इस तरीके से जो उन्होंने मुझे बताई थी। मैंने कहा, "आपके साथ ये कहानी हुई कैसे?" कहा, "साहब मैं फ़ौज में था और 71 की लड़ाई छिड़ गई। हुँ। जब छिड़ गई 71 की लड़ाई, तो उसी के इर्द-गिर्द ना एक्चुअली मेरी माताजी की हुई थी तबीयत खराब। तो माताजी ने बोला कि मेरे पास आ जाओ, देख लो, उन्हें इलाज के लिए लेके जाना था। मैंने छुट्टी अप्लाई की, छुट्टी नहीं मिली मुझे। हुँ, हुँ। छुट्टी नहीं मिली तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तो सीईओ साहब का हुँ, कहना था, "यहाँ पे लोगों को छुट्टी से बुलाया जा रहा है और तुम हुँ, छुट्टी माँगने की बात कर रहे हो? हुँ। लोगों की कैंसल हो रही है।" जी। कहा, "मेरे लिए ट्रिकी था, मैं क्या करूँ? मतलब मेरी माँ मर रही है, देखने के लिए कोई नहीं।" तो सीईओ ने गुस्से में या कुछ भी कह लीजिए बोल दिया, "तू पेपर डाल दे, तब देखा जाएगा।" पेपर डालने मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। और ओह! उन्होंने जोश में आके दे भी दिया। ओके। अब दे दिया तो अब ऐसा नहीं कि आपने दे दिया तो आज ही मिल जाएगा। नाउ सीईओ विल डिसाइड, कंसर्न टीम विल डिसाइड कि आपको मिलना है, नहीं मिलना करेक्ट। है ना? तो उन्होंने डाल दिया, लड़ाई छिड़ गई, अब उन्हें उस पे भेज दिया वॉर पे। जब वापस आए, मिलने गए माताजी को, माताजी मर चुके थे। माताजी के दर्शन ही नहीं हुए। अब जब नहीं हुए
पेपर बने नहीं थे, तो उनका कहना था कि मेरी यूनिट चल ही रही थी, मैं नौकरी कर ही रहा था। अचानक एक दिन पेपर बन के आते हैं कि आपको फौज से डिस्चार्ज किया जाता है। तो उन्होंने कहा, यार फौज से डिस्चार्ज क्यों, मैं तो अब सर्विस कर रहा हूँ। कहा, नहीं नहीं, आपने अप्लाई किया था ना। कहा, मैंने तो तब किया था, अब आ रहा है। हुँ। कहा, किया था ना। तो कहा, सर मुझे वापस ले लो, जिसके लिए गया था वो तो मर गई। कहा, नहीं, ऑर्डर सो ऑर्डर, नाउ यू हैव टू गो। तो ओके। आ गए ये तो उस टाइम पे उनको पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिले? मैम, 10 साल की सर्विस थी तो पेंशन कैसे मिलेगी? 10 साल में आई थिंक 1-2 दिन कम थे। तो ऐसे वो आ गए। जो ये उन्होंने पेपर दिखाया और जो उन्होंने कहानी बनाई, उसके आधार पे उन्होंने ये किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने सोचा, आने के बाद उन्हें अपने पेपर लेने चाहिए तो नहीं ले पाए। अब समय-समय की बात है और वो बंदा सड़क पे आ गया। ओके। 2 साल पहले हम 15 अगस्त मना रहे थे। 17 अगस्त को मेरे पास फ़ोन आता है। फ़ॉर्च्यूनेटली मैं बाहर से आउट ऑफ स्टेशन से घर आया ही था। मेरे पास फ़ोन आया, शुक्ला जी मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ। आप मुझे प्लीज़ कहीं एडमिट करा सकते हैं? तो मैंने कहा, क्या हुआ प्रीतम जी? कहा, मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा, राशन खत्म हो गया था क्या? कहा, नहीं साहब, राशन तो आपने अभी भराया ही था। 1-2 दिन मेरा मन नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने जब नहीं खाया तो वो गैप जब हो जाता है ना, तो अजीब-सा बेचैनी-सी होती है। तो जी। बुढ़ापे में शायद ये चीज़ें चलती भी हैं। हुँ। तो उन्हें साँस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं 2 घंटे पहले ही दिल्ली आया था, मैंने फटाफट कपड़े-वपड़े पहने और मैं वापस उनके पास गया। उन्हें मैंने, मेरे पास वो फुटेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसी लंबी-लंबी साँसें ले रहे हैं। उन्हें मैंने ऑटो में डाला और डालने के बाद ऑटो वाले से बोला, इसे बेस हॉस्पिटल लेके जाना है। जी। ऑटो वाला कहता है, सर वो तो फौजी अस्पताल है, इन्हें कहाँ लेके आ रहे हो? मैंने कहा, पीछे जो बैठा है वो फौजी है। उसने हुँ। पीछे मुड़ के देखा, ये फौजी है? कोई मतलब इस हाल में फौजी रह सकता है? और वो भी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। मैं लेके गया, वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे डॉक्टर एक स्क्वाड्रन लीडर था, यानी कि मेजर। मैंने बोला, इन्हें एडमिट कर रहा है। कहते हैं कि डिटेल माँगी, मैंने डिटेल वगैरह दिखाई। कहते हैं, सॉरी एडमिट तो नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों? कहा, रिपोर्ट-विपोर्ट देखी भली चंगी। मैंने कहा, अंदर से प्रॉब्लम है, बाहर से नहीं है। कहा, नहीं, नहीं, बेड खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा, मैं यहीं पे इसे छोड़ के जा रहा हूँ, ये मरेगा, यू विल बी रिस्पांसिबल, मैं नहीं। अरे मतलब ऐसे कैसे? मैंने कहा, ही इज़ नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, मैं इंसानियत के तौर पे यहाँ पे लेके आया हूँ। नाउ इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी टू लुक आफ्टर हिम। अब नहीं हो सकता ये वो, मैंने एक फ़ोन ऊपर घुमाया, गॉड ग्रेस अच्छे फ़ौजी भी हैं, अच्छे लिंक्स भी हैं, तो जी। उन्हें फ़ोन आया और एडमिशन हो गया। तो ही सेड कि यू कैन अंडरस्टैंड गौरव। मैंने कहा, व्हाई आई शुड अंडरस्टैंड? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जब मैं कह रहा हूँ मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। आपको लग रहा है सब चंगा ये रात को मर जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मर जाएगा, क्योंकि जिस इंसान ने 10 दिन से खाना नहीं खाया हो, वो मज़ाक में तो मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है ना। और मैंने अगर केस की सीवियरिटी ना समझा हो, तो मैं भी तुरंत आज मॉर्निंग में आया था, आपके पास नहीं लेके आता। एनीवेज़ हफ्ता 10 दिन उन्होंने बेस हॉस्पिटल में गुज़ारा, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। ओके। एंड जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, आई हैव ऑल द प्रूफ्स, ऑल द एविडेंसेस, एंड ये सत्य कहानी है, आप इसे जी। नेट पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वॉर की बात ले लेते जी, हैं, है ना? हम कारगिल वॉर की बात जी। करते हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग शहीद हुए थे, उनकी फैमिलीज़ का आज क्या हाल है? मैम कारगिल को हुए 99 में कारगिल हुआ था, तो जी। आप ये मानिए 25 साल से तो ऊपर का वक़्त हो गया। करेक्ट। ये आई थिंक उस समय की बात है जब हम कॉज़ की बात कर रहे थे ना स्टार्ट करने की, तो शायद हमें भी 9-10 साल हो गए हैं, जब मैंने कॉन्टैक्ट करने की कारगिल वालों से बात करने की कोशिश की थी। मैम जो मुझे सुनने में आया था, क्योंकि उस समय आई थिंक 5th पे कमीशन चलता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5th या यस, 4th जो यस। भी रहा होगा, हुँ। 6th जो भी रहा होगा। तो उस लिहाज से उस समय के हिसाब से फंड मिले थे और फंड मिलते हैं खत्म होने के बाद। ये हो सकता है किसी को थोड़ी देर में मिले, किसी को जल्दी मिल जाए, फटाफट पेपर बन गए, लेकिन फंड मिलते हैं। उस समय भी और सेम आज भी ऐसा है। अब बात ये है कि मैम कइयों को वादे भी किए थे, हुँ, हुँ। वादे पूरे नहीं होते हैं। वादे गरमा-गर्मी में कर दिए जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिटिज़न्स। करेक्ट। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, अरे! उन्हें पेट्रोल पंप अलॉट कर दिया, उन्हें लैंड अलॉट कर दिया, उन्हें ये, तो हुँ। लगता है यस इसकी तो पोटली पूरी भर गई होगी। ये तो अभी मेरे हिसाब से डायमंड ही खाता होगा और डायमंड ही लेके सोता होगा। लगता है। उसके बाद कोई क्रॉस चेक करता है। एक मैं लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो जिसके चलते हमारी अभी करंट सरकार, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा बट एक जी, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जी। क्योंकि वो केस बहुत फ़ेमस हुआ था। करंट सरकार ने मुद्दे उठाए थे उस समय कि ऐसा हुआ है तो हम एक सर के बदले 10 सर लाएँगे। याद है वो लाइन आपको? हुँ। वो सर किसका था? हेमराज का, है ना? सर काट के ले गए थे पाकिस्तानी। यस। मैम मैं उस परिवार से मिला हूँ, ओह! ठीक है? हुँ। आई कैन शो द फुटेज, मैं उनसे मिला था, तो मैंने उस उनकी माताजी और बीवी से बात की था। ये मथुरा के आस-पास इनका है। अ, वहाँ पे जब मैं गया, तो मैंने पूछा कि क्या-क्या मिला था आपको? क्योंकि उस समय का एक हॉट टॉपिक था। बिल्कुल। उनका कहना है कि साहब
फंड्स मिले थे, अब पेंशन मिल रही है, और मैंने कहानी सुनी। कहा सर लैंड के लिए बोला था, स्टैचू यहाँ पे लगेगा। स्टैचू ये हमने अपने खेत पे लगवाया है, हमें नहीं मिला क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के अंदर में आता है। स्टेट ने तो बोल दिया, विभाग भी तो है अंदर, यस। इस विभाग में जाओ, फिर उस विभाग में जाओ। कहा साहब यहाँ के एक एमएलए हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। एमएलए साहब थे, उन्होंने उस समय 5 लाख या 50, थोड़ा अमाउंट मैं सॉरी मिस कर रहा हूँ, जी। 50,000 या 5 लाख का चेक उसी समय दिया था जब हमारे चीफ बड़े बड़े मंत्री वहां पे गए थे। आपकी फुटेज आपको मिल जाएगी क्योंकि वो बहुत हॉट टॉपिक हुआ था। आई थिंक वो उसमें भी आया था, टीवी में भी तो आया एमएलए साहब ने 50,000 या 5 लाख का चेक दिया था। था। मैम वो चेक दिया, मीडिया में पब्लिसिटी हुई, सब अच्छा हुआ। आपको पता है वो चेक बाउंस हो गया। कैन यू ओह इमेजिन कि एक शहीद के परिवार के साथ आप मजाक कर रहे हो, शिट। और वो केस जहाँ पे आई थिंक हर बंदा गया होगा। अब ये मैम बाउंस हुआ, ये किसे पता होगा? एक उस एमएलए को पता होगा, और जिसके खाते में जाना था उसे पता होगा क्योंकि बाउंस के बाद पेनल्टी लगती है। बिल्कुल। और एक मुझे पता है क्योंकि मैं कहानी नरेशन सुन के आया हूँ। जैसे आज के टाइम पे ना हम लोग तभी जागते हैं। मैं अगर आर्मी की बात करूं, हमारे अंदर देशभक्ति तभी जागती है या तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त जी। हो। तब हम अपने नेशनल हीरोज़ को याद करते हैं, है ना? अपने फ़ौजियों को याद हम्म, करते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम कैसे लड़ेंगे, है ना? हम्म, अभी की मैं बात बता देती हूँ कि जब बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये सब चल रहा था कि सारे एरिया की लाइट्स ऑफ हो रही थी, सब कुछ हो ऑपरेशन रहा सिंदूर की था बात कर रहे ऑपरेशन हो जी। सिंदूर के टाइम पे। जी। तो उस टाइम पे देखिए आप, मतलब तब भी हमें इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि कोई बॉर्डर पे है जो हाँ, हमारे लिए लड़ रहा है। हाँ, बट ये बहुत सच बात है, जो कहानी आप सुना रहे हो ना, वो बहुत दुखद है कि आर्मी का हाल ना बाद में ऐसे हो जाता है। और मुझे ये सुन के तो बहुत बुरा लगता है कि जब हम उनको जैसे अभी ये जॉब की आप बात कर रहे हैं कि उनको हम एक सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, या वो कहीं किसी के पर्सनल गार्ड भी बन जाते हैं। आज जी। के टाइम पे तो यही सब चल रहा है ना? तो ये हमारे रिटायर्ड फौजियों की हालत है। बट गवर्नमेंट ना बहुत कुछ दिखाती है कि हमारी जो आर्मी है ना वो बहुत अच्छी है। और जब तक हम ड्यूरिंग द सर्विस होते हैं ना, एक प्राउड होता है एक आर्मी पर्सन के अंदर ना कि यस, आई एम ए सोल्जर और मैं हम्म, एक आर्मी को अपनी देश की सेवा कर रहा हूँ। बट बाद में क्या उसको वो चीज़ें मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं? मुझे बताइए सर, जैसे उरी अटैक हुआ था, जी। तो वहाँ के जो फौजी थे, उनकी फैमिली से किसी से आप मिले हो कभी? मैं मिला किसी से नहीं हूँ, बट मेरी फ़ोन पे 3-4 लोगों से बात हुई थी, जी। क्योंकि मेरे पास उन सभी परिवारों का डेटा है जो ख़त्म हुए थे। वो जो पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें लाशें जो आई थी वो मटके में और लोटे में आई थी, ठीक है? किसी के चिथड़े थे, किसी और। मैंने 4-5 परिवारों से बात किया था। ये मानिए कि लोगों ने जो लास्ट राइड किया था वो अपनी तसल्ली के लिए किया था, लकड़ियों का ढेर लगा दिया, जो टुकड़े दे दिए गए वही मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, और जला दिया। इसके अलावा आप ये मानिए कि हमारे यहाँ पे लास्ट दर्शन के लिए 2-2 3-3 दिन बॉडी रखी रहती है कि और सारे लोग आ जाएँ। वहाँ पे तो लास्ट दर्शन भी नहीं हुए। और क्योंकि ये उरी अटैक, पुलवामा अटैक हाइलाइट हुआ था, तो उस समय भी मैं सेम वही बोल रहा हूँ कि पैसे दिए गए, जो फंड्स बनते हैं। जी। अभी मैम कौन किसके किस हाल में है, वो मैम वही वाली बात है कि जब घाव गहरा होता है, तो बड़ा फ़ेमस होता है। उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। हर एक दिन एक नई कहानी पैदा होती है। मैं जो आपको एक कहानी बता रहा था, नाई गाँव वाली, मैम 2-3 साल पहले 2022 में इन्हें एक पैरालिसिस अटैक हुआ कि हाफ बॉडी पैरालाइज़्ड हो गई है। जब वो बात करते हैं, तो बोलते हैं, जय 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 हिंद सा 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 सा, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आधी ज़बान भी वैसी गई है कि एक चीज़ को 10 बार रिपीट करेंगे। और यहाँ पे मैंने जब पता करने की कोशिश की तो फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है। तो हर बार क्या होता है, सोसाइटी भी होती है, कई बार क्या होता है आपके दुःख दुःख में आपके घरवाले भी शायद खड़े ना हों। तो मुझे वहाँ के एक ऑनरेडी कैप्टन साहब थे, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट साहब थे, उन्होंने मुझे केस दिया था। उन्होंने कहा साहब ये बंदा मर जाएगा, आप उसे कुछ करा सकते हैं। तो मैंने केस इस तरीके से था, एक जो उनकी पैतृक ज़मीन थी जिसमें 3 भाइयों का हिस्सा था, वो सब जा चुके थे, सबसे छोटे थे, तो अब वो घर जी। बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। पैसा इनके पास था नहीं क्योंकि नॉन बैचलर थे, पैरालिसिस अटैक हो चुका था। तो ये अपने पत्नी के मायके यानी कि अपने ससुराल में एक कमरे में रहते हैं, और उनका कहना था इसकी कुत्ते जैसी ज़िंदगी है, क्योंकि जो औरत है वो लोकल चुनाव लड़ने के लिए चाहती है,
पति को नहीं देखती है और वो कहती तू कल मर रहा है तो आज मर जा, क्योंकि तू कमाता नहीं है, तू बोझ है, खाता है। अब इस केस में एक सोल्जर के लिए क्या होगा मैम? एक तो दूर वो इतना बैठा हुआ है, कोई उसकी मदद करना चाहे तो मैं पॉलिसी में नहीं आता, क्योंकि हर बार वही ना पॉलिसी मैम, पॉलिसी अब हमारा मानना है पॉलिसीज़ होते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। वो अगर लोगों के गले की हड्डी बनने लगे तो वाक़ई में वो जी। पॉलिसी सही है। हमें लगा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमने कहा कि आप दिखाना चाहते हैं, उनका कह रहा है साहब एक मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, शायद पैरालिसिस बढ़ रहा है या बीपी भी डाउन है, तो मैंने कहा आप जाके दिखाएँ। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट सेहत की शुरुआत यहाँ से हुई थी, हुँ, क्योंकि बुढ़ापे में खाना दवाएँ साथ-साथ चलती हैं। और करेक्ट, प्रोजेक्ट पिट्ठू हम पहले से चला रहे थे, हमने इनका राशन भी स्टार्ट किया, तो इन्हें हम दवा, राशन दोनों देते हैं। ओके। कम से कम घर पे बोझ ना हो, और राशन और दवा का मैम देने का ना सिर्फ देखा जाए तो छोटा-सा लगता है एक्शन, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रीज़न, आप हर महीने तब तक दे रहे हैं जब तक वो धरती पे जीवित है। हुँ, दूसरी बात, हर महीने आप उसकी खैर-खबर रख रहे हो और घर वालों को ये पता है कि कोई है जो उससे हर महीने बात करता है। तो लाइफ में अगर अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो वहाँ तक मैसेजिंग जा रही है। हुँ। जब आप अकेले होते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जब आपके साथ और खड़े होते हैं तो हम आपके साथ और खड़े हो जाते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं लाइक मतलब इनके बच्चे या फैमिली भी तो होती होगी जो सपोर्ट करते हैं? हम जिनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ये मेजरली पुराने लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई के हैं। यानी कि ये मोस्टली अपने 80s 90s में हैं। हुँ। इनके या तो कभी बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे, ओके। या दूसरा अगर पैदा हुए थे तो 50-55 साल में भगवान को प्यारे हो चुके हैं। और तीसरा अगर ज़िंदा हैं, तो हुँ। खुद वो दिहाड़ी मज़दूरी करके अपना घर चला रहे हैं। बुढ़ापे में अपने माँ-बाप का ख़्याल कैसे रखेंगे? उनकी भी तो फैमिली है। तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हुँ, ये हुँ। मणिपुर की कांगपोके डिस्ट्रिक्ट की है। ओके। एक सोल्जर का मुझे वहाँ के ज़िला सैनिक बोर्ड ने केस भेजा, तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सामने वाले की एक लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ भी होती है जो आपको फ़ोन से क्लिक करके भेजनी है। जी। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट साइज़ का आप भेजोगे। हुँ। तो फ़ोटो साफ़ नहीं आई थी, अगले दिन मैंने उनसे बोला कि आप दोबारा भेजिए। जब उन्होंने दोबारा भेजी फ़ोटो, हुँ, हुँ। तो इस फ़ोटो में थोड़ा अंतर था। अंतर ये था कि यहाँ पे कुछ चोट सी लगी थी और हाथ थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा था। तो मैंने पूछा यार कल की फ़ोटो और इसमें फ़ोटो में अंतर क्यों है ऐसा? कहा साहब इसके 2 बेटे हैं। एक जो है वो मेंटली रिटार्डेड है और वो पागलों की तरह घूमता रहता है, तो उसे चेन में बाँधना पड़ता है। ओके। दूसरा जो बेटा है ना, वो नक्सली है। ओह! वो महीने में 1 बार आता है। बाप ने जो भी इकट्ठा किया था, छीन-छान के चलाया था, मार-पीट के चलाया था। कल वो आया था और उसकी पिटाई करके गया है। तो मैंने कहा, "आपको पता है तो आप लोग कुछ कार्रवाई" कहा, "साहब आप दिल्ली में बैठे हो, ये हुँ। मणिपुर है, चीज़ें अलग हैं।" मणिपुर में तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है ना सर? मैम वो ऐसा नहीं है कि देश का हिस्सा नहीं है, देश का ही हिस्सा है हाँ। वो। बट आज भी आप देखेंगे मणिपुर 2 गुटों में बँटा हुआ है। उसकी कहानी है मैम, उसमें एक लेडी थी, आपको पता है उसमें ये 3 साल पहले ये आग लगी थी। हाँ जी। आज भी वो आग बरकरार है। हम हुँ। तब से काम कर रहे हैं जब वो आग नहीं थी, जब शांति थी। तो जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुई थी चूरा चाँदपुर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी। हम पहले काम कर रहे थे, हुँ। आज भी काम कर रहे हैं। फिर ये आग पहुँची कानपुर की डिस्ट्रिक्ट, फिर ये आग पहुँची चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फॉर्च्यूनेटली हम तीनों डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हमारे मणिपुर में बसते हैं। हुँ। वहाँ पे एक कारगिल वेटरन की वाइफ़ को नेकेड मार्चिंग कराई थी। 2 लेडी थी, 2 से 3 2 उसमें एक वो भी ज़दी थी। यस। उस लेडी के टच में मैं हूँ। ओह! वो लेडी महीना 2 महीना अपने घर के कमरे से बाहर नहीं आई है, बिकॉज़ ऑफ दैट ट्रॉमा, शर्म। हुँ। कुछ समय बाद उसने थोड़ा-सा आके अपने चबूतरे, अपने बरामदे तक, अपना आँगन तक आना स्टार्ट किया। आप ये सोचिए, एक फ़ौजी ने अपने लिए अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कह लीजिए, वो अपनी फैमिली, अपने देश को ही मानता है और उसने बॉर्डर पे किया। जी। और लास्ट में उसे क्या मिला कि वो अपनी बीवी की सिक्योरिटी नहीं कर पाया। ये इससे बड़ा आप ये दुर्भाग्य बोल लीजिए या शर्मिंदगी बोल दीजिए हम भारतीयों के ऊपर भी, क्या होनी चाहिए? वहाँ पे एक पॉलिटिकल चीज़ें बना दी जाती हैं, हर जगह होती नहीं है और हर जगह देखा है तो मैम हर जगह मैम यहाँ पे मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर की। कहा जाता है दिल्ली में रह के आप पूरे भारत को नहीं देख सकते। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन अलग है, हाँ, मुंबई का अलग बिल्कुल। है, जम्मू कश्मीर का अलग है, मणिपुर का अलग है। करेक्ट। हर जगह पे ये सब बसते हैं, लेकिन हुँ। सोच अलग है क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, वहाँ की समस्याएँ अलग हैं। इसलिए बिल्कुल अप्रोच अलग हो जाती है। आप दिल्ली में बैठ के बोले ना यार यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ पे ही होती होंगी। नहीं, आप यूनिवर्सल सेट नहीं कर सकते जब तक आपने पूरा भारत भ्रमण नहीं किया है। करेक्ट। तो आपको सोच बदलने के लिए, आपको बात कहने के लिए आप जैसे पॉडकास्ट में मैं बात रखने के लिए अगर है तो पहले आप पूरा भारत घूमें।
लोगों के साथ ज़मीन पे उतरें, देन यू विल रियलाइज़ कि आपने सही बोला था या गलत बोला था। और फ़ौज की एक सुंदरता है, जब सैनिक सैनिक जो भर्ती होता है वो किसी एक गाँव के से निकलता है, वो किसी गाँव से जिससे निकलता है वो किसी और राज्य का होगा, किसी और रेजिमेंट में भेज दिया जाता है और किसी और बॉर्डर पे वो सिक्योरिटी कर रहा होता है। करेक्ट। उसके लिए सारे धर्म, जाति, कलर, क्रीड सब बराबर है। देश पहले है। एग्ज़ैक्टली कि फहर रहा है झंडा वो फहरता रहना चाहिए। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाह रही हूँ कि जो पहले की रिक्रूटमेंट होती थी, पहले की जो भर्ती होती थी और अब आज की जो भर्ती है, हुँ। आज एक युवा क्यों जाना चाहेगा आर्मी में और उसको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आज के टाइम पे? मतलब वो मोटिवेशन क्या है? और पहले के टाइम में क्या फ़र्क था? मैम पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम बात करें और लद्दाख की, जी। उस समय चौथी पास और 8वीं पास भर्ती होता था हाँ जी। और 10वीं पास होता था उत्तर भारत में, हुँ। 12वीं पास तो उसके बाद आने लगा, ठीक है? तो पहले क्योंकि फ़ौज में ना क्योंकि मैं अपने पिताजी की बात करूँ जब वो फ़ौज में भर्ती हुए थे, तो फ़ौज में कोई भी पेरेंट ना बहुत खुशी से नहीं भेजता था, क्योंकि बैक टू बैक वॉरें हुई थी यस। और कोई भी फैमिली वाला ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा नेक्स्ट शहीद हो। लेकिन जब एक आती है बात कि नहीं करना है तो किसी को तो अपना देखो मैम, हमें भगत सिंह हम सबको चाहिए, लेकिन भगत सिंह मेरे घर से बने ये नहीं होना चाहिए। 2 मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मैंने ग्राउंड पे फ़ील किया। एक का फ़ौजी एक जो अग्निवीर है उसके पिताजी के का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और एक जो खुद अग्निवीर है। मैं एक रैली में गया था एक अलग जगह पे, मैं जी। जगह का नाम नहीं लूँगा। हुँ, मैं हुँ। वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक जीसू साहब आए थे, सूबेदार साहब। तो सूबेदार साहब की भी समस्या थी तो मैंने बताई कि बताइए साहब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्हें साहब को पेंशन नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा साहब आपको पेंशन कैसे, आप तो सूबेदार हो। सूबेदार मतलब आपकी पेंशनेबल सर्विस? कहा सर मैं टीए में था, टेरिटोरियल आर्मी में, तो पेंशन नहीं मिलती है। पूरे ओके। पूरे पेंशनेबल सर्विस नहीं था थे सूबेदार। मैंने कहा ओके समझ गया फिर मैं उनकी कहानी। मैंने कहा और परिवार में कौन-कौन है? कहा 2 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़के हैं। एक सर वो नौकरी प्राइवेट में करता है और फिर धीरे-धीरे उनकी आवाज़ धीरे होने लगी और दूसरा सर वो एक और है। मैंने कहा वो क्या करता है? साहब वो फ़ौज में है। तो मैंने कहा फ़ौज में रेगुलर आर्मी? नहीं सर वो अग्निवीर है। हुँ। तो क्या टीए वाले सूबेदार साहब को अंतर नहीं पता है? वो भी तो सूबेदार रहे टीए में, करेक्ट। भले ही वो टीए में थे। यस। तो मैंने थोड़ा मोरल उनका बूस्ट किया। मैंने कहा अरे साहब अरे अग्निवीर हुआ तो क्या हुआ? सबको यूनिफ़ॉर्म उतने भी पहनने को थोड़ी मिलती है, उसमें भी वो चुना गया है। हुँ, दौड़े बिल्कुल। मान लो 100 होंगे, 10 सेलेक्ट हुए, यस। तो उसमें आया ना तो प्राउड की बात है। हुँ। तो वो भी कहते हैं जी साहब। मैम आप कह सकते हो, लेकिन जिस पे बीत रही है ना वो आपको बताएगा। कितने अग्निवीर मैम छाती पीट के बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं। कितने परिवार खुश बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे अग्निवीर हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एक भी बता दो, मैंने तो नहीं देखा। वो आपको बता रहे होंगे जो पॉलिटिकल होंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे जिनका अलग-अलग इंटरेस्ट हो सकता है। यस। अब बात आते हैं दूसरे पे। मैं जहाँ पे रुका था, हुँ, हुँ। क्योंकि फ़ौज में क्या होता है सिपाही, संतरी सारे काम करते हैं, कोई गार्डनर होगा, कोई खाना बना रहा होगा, यही होता है फ़ौज में। बिल्कुल। तो मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो मेरी एक आदत है कि मैं सभी से जिन्होंने हमारे साथ समय गुज़ारा सबसे हाथ मिलाना और सबको प्यार से सी ऑफ करना। तो मैंने सबसे हाथ मिलाया, मैं हवलदार साहब से सबसे हाथ तो वहाँ पे 2 अग्निवीर भी थे। हुँ, मैंने हुँ। उन्हें बुलाया, तो भैंस हवलदार साहब ने बुलाया और बात हुई। तो मैंने कहा, "आपका नाम क्या है?" "अग्निवीर फलाना साहब।" दूसरे ने कहा, "नाइक फलाना साहब।" जो जिसने नाइक बोला ना, उसकी आवाज़ में जो था ना, वो दम रौब था था, यस। और जिसने अग्निवीर बोला, वो नया खून था, गोरखा था, हैंडसम बिल्कुल चिकना रखा है, लेकिन ठंडा था। कहा जाता है गोरखा बहुत अच्छा देशभक्त है, बहुत यस, और अच्छा ही रिबेलियस भी है। बिल्कुल। दोनों चीज़ें हैं गोरखा में। हुँ। और वो नया भर्ती और इतनी ठंडी आवाज़ में बोले, मैम इसका मतलब क्या है? वो ठंडा है? वो ठंडा नहीं है, खून ठंडा कर दिया गया है। हुँ, तो ये 2 मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैम मैंने महसूस किए और मेरा पर्सपेक्टिव सबका हो मैं नहीं मानता। बिल्कुल। बट मैं आपको वो बताऊँगा कि कोई अग्निवीर आके ये ठोक के बोले, मैं बहुत खुश हूँ मैम अग्निवीर में बन गया। मैम यही मैं दोबारा हर जन्म में बनना चाहूँगा। किसी का पेरेंट आके बोल दे, मैम अग्निवीर मेरा बेटा मैं प्राउड हूँ और हर जन्म में मैं अपने अग्निवीर का नहीं। बिल्कुल। दूसरी एक बात, जी। अभी नॉर्मली हम बोलते हैं बड़े प्राउडली, सिपाही फलाना रैंक है, हवलदार फलाना, राइफलमैन फलाना। वो बहुत धीरे से बोलते हैं, एवी फलाना। एवी उन्होंने शॉर्ट में कर दिया जिससे कि बुरा ना लगे, तो शॉर्ट में कर दिया एवी। जबकि रैंक हम कैसे बोलते हैं? सिपाही, बिल्कुल, राइफलमैन, हवलदार, बिल्कुल। सिपाही, लेंसनायक। उन्होंने एवी बोल दिया क्योंकि अग्निवीर बोलने में ना एक काइंड ऑफ मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट एक जाति सी लगती है, हुँ, फ़ौज में ही।
यस, वो जो एक इमोशन होता था ना देश के जी प्रति कि हम भर्ती हो चुके हैं, या जी सेलिब्रेट किया जाता था अगर किसी का बच्चा भर्ती हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी। वो प्राउड इमोशंस को कहीं ना ख़त्म कर दिया बिल्कुल। गया मैम है। आप एक बात बताइए, एक आपको पता है अग्निवीर अगर आप हो तो आप शादी नहीं कर सकते, 4 इयर्स तक। है ना? पहले उसमें फ़ौज में तो रेगुलर आर्मी में तो ऐसा नहीं है। यस। दूसरी चीज़, गाँव में शादी किस बेसिस पे होती है? आपको भी अच्छे से पता होगा। हम्म। आपका सिर्फ़ लिस्ट में नाम आ जाए, सिलेक्शन में ट्रेनिंग पे नहीं गए, यस। यार उसका बेटा फ़ौज में लग गया है, बिल्कुल। शादी की बात फिक्स कर लेते हैं। शादियाँ ऐसे होती थी। क्या लड़की वाले अब ये कहेंगे कि यार शादी कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता 4-5 साल बाद तो ये बेरोज़गार होने वाला है, उसे तो ये पता है ना। बिल्कुल। अगर उसका नंबर नहीं आया, वो जो उन्होंने 50% बोला है, तो क्या होगा मैम? बेरोज़गार होगा, तो अब आदमी कहेगा 4 साल बाद देखे क्या? अब नहीं। यार सिंपल सी बात है, पैरामिलिट्री में क्यों ना चला जाए? पैरामिलिट्री में पेंशन ही तो नहीं है, एंड सर्विस तो सर, पूरी वो है। जो 4 साल है ना, वो मतलब उसकी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है। पहलू होता है, उसमें आप कितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यस। तैयारी करते हो, खून गरम होता है। मतलब बहुत कुछ है, इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जो मुझे लगता है कि अगर वो पहलू पे हम बात करें, तो वो पर्सपेक्टिव कई लोग सहमत भी होंगे, कई लोग शायद नहीं सहमत, बट मैम ऐसा भी हो सकता है। अग्निवीर वो आई एम नॉट हैप्पी विद अग्निवीर, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विडोज़ के ऊपर आना जी। चाहूँगी। जितने भी हमारे सैनिक होते हैं, या जितने भी हमारे रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो उनकी विडोज़ होती हैं, उनके साथ क्या फैसिलिटीज़ है और उनका क्या हाल होता है बाद में? मैम देखिए जो ड्यूरिंग सर्विस विडो होती हैं, जिसे हम कहते हैं बैटल कैजुअल्टी हुआ था, ऑपरेशनल एरियाज़ होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, जी। उसमें ख़त्म होता है, तो उसके बेनिफिट्स अलग होते हैं। जी। एक फिजिकल कैजुअलिटी होता है। फिजिकल कैजुअलिटी का मतलब है वो किसी की उसकी जो मौत हुई है किसी ऑपरेशनल एरिया में नहीं हुई है। वो छुट्टी आ रहा था, छुट्टी जा रहा था, रास्ते में था या कोई ऐसा पीस इलाका था जहाँ पे उसकी मौत हुई, तो उसे फिजिकल कैजुअलिटी कहते हैं। तो दोनों में अंतर ये होता है। तो बैटल कैजुअलिटी में जो बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और फिजिकल कैजुअलिटी में वो नहीं होते हैं, वो सिंपल होते हैं। अब बात ये आती है कि अगर इन दोनों में से ड्यूरिंग सर्विस कैसी मौत हुई है, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। और वही फ़ौजी रिटायरमेंट के बाद जब मरता है, तो उसका अलग हो जाता है। हुँ। अब टर्म्स एंड कंडीशन धीरे-धीरे जो है ना, तो वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ गुड़गाँव का। जी। एयर फ़ोर्स में एक रिटायर्ड सार्जेंट हुँ, हुँ। 2010 में उन्हें एक बीमारी हुई, जिसका फ़ौज में ही अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, तो उन्हें बाद में मेडिकली अनफिट करके निकाल दिया गया। जब वो बाहर आए, तो ट्रीटमेंट चलता रहा, चलता रहा। उनकी इंटेस्टाइन निकाल दी गई और वो लैट्रिन पेशाब सब बेड पे करते थे, क्योंकि वो अब है ही नहीं उपचार। एक पैकेट लगा हुआ था जिसमें सारा यूरिन स्टोर होता था। वो लेटे रहते थे तो बेड सोर भी होने होने लगे थे। मैम इसका मैं दोनों का आंसर मिक्स दे रहा हूँ। एक ये भी कि हमारी फ़ौज की पॉलिसीज़ की बता रहा हूँ। जी। सो बेसिकली हमारी एक फ़ौज की एक पॉलिसी है जिसमें कोई नीडी है और वो अप टू हवलदार है और उसे अपने बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ़ है या कुछ, तो आप उसके शायद 10वीं तक आपको 1000 या 1500 रुपए आपका बच्चा पढ़ रहा है तो मिलेगा एवरी मंथ और 10वीं या 11वीं 12वीं में तो आई थिंक 2000 रुपए है मिलेगा। ही अप्लाइड फॉर दैट स्कीम केंद्रीय सैनिक बोर्ड में उसने अप्लाई किया सार्जेंट साहब ने। वहाँ 3 अलग-अलग समय पे किया और वहाँ से रिप्लाई आता है लिखित में, हुँ, मेरे हुँ। पास वो लिखित है हुँ, हुँ। कि सॉरी हाँ भी आपको ये फंड नहीं मिल सकता बिकॉज़ क्यू में और भी एप्लीकेशंस हैं, तो ये फंड के लिए आप करीबन फ़रवरी या मार्च का फलाना ईयर में इंतज़ार करें। तो जो जब लिखा था और जब उनका इंतज़ार था, उस अंतराल में क्लोज़ टू 1 साल का गैप था। अब हम ये बताइए कि कोई किसी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है या किसी को दवा चाहिए है या किसी को खाना चाहिए, कितने वक़्त तक इंतज़ार कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरा बेचा बच्चा तो प्रमोट होके किसी और क्लास में पहुँच जाएगा, तब आप बोल रहे हो कि लो अर्षा तुमने अप्लाई की थी उसके पैसे आ गए। अगर कोई इसी पे निर्भर हो आप ही की किस्मत पे कैसे चलेगा? तो उस समय हमने प्रोजेक्ट सक्षम को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैम उस घर में जब ये सोल्जर जीवित था तब 23,000 23,000 पेंशन मिलती थी। हुँ। सार्जेंट मतलब हवलदार, जी। है ना? हाँ। तब 23,000 रुपए पेंशन मिलती थी, वो खत्म होने के बाद उसकी पेंशन कम हो जाएगी। तो आप ये बोले अब ये सोल्जर क्या था, रिटायरमेंट के बाद डिसेबल हुआ पहले और हुँ। ड्यूरिंग सर्विस ये बेकार हो गए थे तभी तो निकाल दिया गया। फिर बेड पे आ गए, फिर उनकी मौत हो गई, 2 साल पहले उनकी खत्म भी हो गए वो।
सो उनके बच्चों के दोनों बच्चों के प्रोजेक्ट सक्षम में हमने फीस स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। उसका पर्पस ये था कि कोई भी सैनिक आफ्टर रिटायरमेंट जब वो नौकरी रीसेटलमेंट जो आपने बोला था करने जाता है, उसमें कभी उसने हाथ पैर किसी एक्सीडेंट में गंवा दिए या वो डिसेबल होके बेड पे आ गया या उसकी मौत किसी ट्रेजेडी में हो जाए, तो उसके बच्चे पे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क उसके बच्चे की पढ़ाई पे पड़ता है। तभी वो नौकरी करने आता है, क्योंकि उसकी जब वो रिटायर होता है उसके बच्चे 6ठी, 7वीं, 8वीं में होंगे। हमारा मानना था कि इनके बच्चों को एटलीस्ट 12th तक तो एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो अच्छा है पढ़ने में, तो एज़ अ कमीशन ऑफिसर वो फ़ौज में भर्ती हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल। ऐसा सिपाही भी हो सकता है, नहीं तो कम से कम 12वीं पास होगा तो सिविल में नौकरी तो कर लेगा। तो हमने इनके दोनों के बच्चों की, इनका एक लड़का था, एक लड़की, इनकी फ़ीस स्टार्ट हमने की। 2 ओके। साल पहले इनकी मौत हो गई। अब वो पेंशन कम हो गई है। अब ये बताइए मैम, वो जब पैसा चाहिए था टाइम पे नहीं मिला, तभी हमने प्रोजेक्ट सक्षम स्टार्ट किया। अब वो पैसे आधे हो चुके हैं और बच्चों की फीस और फीस वो बढ़ जो है चुकी वो है। बढ़ चुकी है। यस। आमदनी कम हो गई है। मैडम एक स्कूल में एक वो एनजीओ में पढ़ाने जाती हैं, आई थिंक 4-5 हज़ार मिलते हैं और कहती है मैं सिर्फ़ इसलिए पढ़ाने जाती हूँ कि कुछ पैसा मिल जाएगा, पूरा दिन उसमें जाता है। तो कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं? तो ये बिल्कुल। वो कहानियाँ मैम जो अनसंग कहानियाँ हैं। लोगों को जिन्हें पेंशन मिल रही है या जिन्हों को केवल चकाचौंध दिखती है, छाती पे मेडल, कंधों पे स्टार दिखते हैं, उनके लिए दुनिया अलग होगी। बिल्कुल। जिस पे गुज़रती है उसके लिए दुनिया अलग है। जो लोग 15 साल से पहले वॉलंटरी रिटायर हो जाते हैं, क्या जी। उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है? मैडम मेडिकल फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ईसीएचएस जिसे हम कहते हैं। ये सिर्फ़ ईसीएचएस उन्हें मिलता है जो पेंशनर्स हैं, जो जिन्हें पेंशन मिलती है। हाँ, करेक्ट। इन्होंने अब कुछ प्रोविज़न निकाला है फ़ौज ने, ओके। लेकिन वो दो-धारी तलवार है कि हमने कह भी दिया हुँ, और काम भी बन गया। हुँ। उदाहरण के तौर पे मैम, मेरे पिताजी फ़ौज में हैं। जी। वो जब जाते हैं मेडिकल अवेल करने के लिए, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा जितने भी सर्विंग फ़ौजी हैं, सॉरी हुँ। रिटायर्ड फ़ौजी हैं, जिन्हें सबको मेडिकल मिलता है, जी, उन्हें वो दवा नहीं मिलती जितनी उन्हें दवा डॉक्टर बोलता है, बिल्कुल। शॉर्टेज है। यस, मुझे वो बोला आउटसाइड लेनी पड़ती एग्ज़ैक्टली है। मुझसे बोला कि जाके ना आप 1 महीने का डॉक्टर है, मुझे लिख दिया। अब मैं जब काउंटर पे गया, कहा साहब आपको 10 दिन की केवल दे सकते हैं, 15 दिन की बिकॉज़ दवा की शॉर्टेज है, तो दूसरा आएगा उसे भी तो देनी है। बाकी के लिए मैं पर्चा बना देता हूँ, आप बाहर से लेना, बिल रिम्बर्स हो जाएगा। मैम जिसने लिखा है मुझे, अब मैं बाहर से लूँगा, बाहर से लेने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। मैं पेंशनर हूँ, मैं दवा ले लूँगा। फिर मैं अप्लाई करूँगा रिम्बर्समेंट के लिए। रिम्बर्समेंट कई जगहों पे 8-8 महीने, 10-10 महीने, साल-साल और 2-2 3-3 साल तक भी नहीं मिला है। तो आप ये मानिए मैं अगर पैसे पेंशनर हूँ तो मैं अफ़ोर्ड करूँगा, अगर मैं नॉन पेंशनर हूँ, तो क्या होगा मैम? बिल्कुल। अब नॉन पेंशनर में इन्होंने क्या कर दिया है कि जिसकी मान लो 15 साल की सर्विस 10 से 15 साल के बीच में है, तो उसे मान लीजिए 50% आपको रिम्बर्स मिल जाएगा। मैम रिम्बर्स के लिए पहले पैसे तो हो। बट वो ईसीएचएस का यूज़ ईसीएचएस के तहत उन्होंने अब थोड़ा चेंज किया है। बट वो यूज़ तो कर सकते हैं ना कैसे वैसे? कर सकते हैं मैम? उसी पे तो मैं मुद्दे नहीं, पे आ रहा हूँ। मेडिसिन नहीं है बट वैसे ट्रीटमेंट तो हो जाता है ना कैसे हो उनका जाएगा वहाँ मैम? पे? नहीं होता है? नहीं, ओह! वही प्रॉब्लम है। इनिशियली यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। ये मेडिकल ये क्योंकि ये नॉन पेंशनर्स हैं, तो इनिशियली इन्हें अपनी जेब से पहले खर्च करना है। करेक्ट। पेंशनर में आप ऐसा कर सकते हैं, दवाएँ आपको कुछ दे दी, दवाएँ कुछ ले लो। ट्रीटमेंट के लिए जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आप वहाँ पहुँच जाइए। जी। तो आपको हो सकता है कि आपने वो कार्ड-आर्ट दिखाया, शायद आपको पे भी ना करना पड़े हुँ। और कई बार करना भी पड़ सकता है। यहाँ वो प्रोविज़न भी नहीं है मैम। इनिशियली यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, देन यू कैन अप्लाई फॉर द डिस्बर्समेंट। तो मैम ये तो वो लोग हैं जो राशन अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैम दवा वो ऑपरेशन और ये कैसे अफ़ोर्ड कर लेंगे? आज की डेट में करेक्ट, बीमारी होती है 2-2 ढाई-ढाई 3-3 करोड़ की। आदमी बिक जाता है। आप ये करेक्ट, सोच रहे हैं कि ये नॉन पेंशनर जो खाने के लिए हम जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो ऑपरेशन के लिए पहले वो ट्रीटमेंट का 2 ढाई 3 लाख देंगे, फिर रिम्बर्समेंट होगा, हो ही नहीं सकता। करेक्ट। सो हमने ये देखा कि बुढ़ापे में खाना और दवाएँ साथ-साथ चलती हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोजेक्ट सेहत स्टार्ट किया था, जिसके लिए एक कहानी मैंने पितामह की सुनाई, एक और मैं जी, कहानी सुनाता हूँ। जी। एक मैम सोल्जर था, नायगाँव, असम। ओके, वो आई थिंक 88 में रिटायर हुए थे, 8-9 साल की सर्विस थी और 8-9 साल की सर्विस होने के बाद उन्हें निकाला ये कहते हुए कि यू आर नॉट मेडिकली फिट, आप जाइए ओके। और आपको पेंशन मिलेगी। हुँ, हुँ। वो आ गया वापस। पीपीओ ऑर्डर भी बन के आ गया। पीपीओ मतलब जब वो पीपीओ जनरेट होता है ना कि पेंशन ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, वो ज बन के आ गया। इट मीन्स नाउ यू विल गेट द पेंशन। मैम जब वो पीपीओ आ गया तो उन्होंने आगे परस्यू किया कि भाई पेंशन क्यों नहीं हुई? पता चला अरे सॉरी ये तो तुम्हारे नाम का बन गया, ये तो किसी और के नाम से है। फौज इतनी बड़ी गलती ओह! कर सकती है क्या? पीपीओ नंबर नहीं, खेल बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। लेकिन पीपीओ नंबर जनरेट हुआ, वो किसी और के नाम से और उनके नाम से पेपर बना है
कि लेटर आया दिस इज़ योर पीपीओ नंबर, जब जब उसने क्रॉस चेक किया तो वो किसी और का था। मैम ये बात सोचिए 88 में वो आया था और मुझे 2-3 साल 3 साल 4 साल पहले ये केस मिला था। उसे आज तक पेंशन नहीं मिली है। या तो वो गलत पेपर बना था तो नहीं है एलिजिबल, और अगर वो सही है तो आज तक फिर भी नहीं मिले। मेरे माइंड में ना सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जी। रहा है। जो लोग फॉर एग्जांपल 15 इयर्स में वॉलेंटरी रिटायर्ड ले लेते हैं, है जी। ना? वो दोबारा जब गवर्नमेंट जॉब के लिए सिविल में ट्राई करते हैं, तो जो उनको बेनिफिट्स मिलता है कुछ थोड़ा बहुत, कि मतलब एज अ जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है ना, कि आपको 5% या 10% का रियम्बर्समेंट मिलेगा। जो लोग 15 ईयर से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो अगर सिविल में फिर भी ट्राई करना चाह रहे हैं, उनकी एज है अभी गवर्नमेंट की, एक तो एज का भी बेनिफिट आई थिंक मिलता है, और वो सेकंड कहीं पे भी सिविल में ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ पे उनको भी वो बेनिफिट मिलता है क्या, जो मैम बिफोर 15 ईयर्स नहीं, आए हैं? ऐसा है कि जो बिफोर 15 इयर्स आए तो आपको, क्योंकि जो पूरी सर्विस भी करके आता है ना, उसे जी। रीसेटलमेंट जिसे हम कहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जी। आपको रीसेटलमेंट में जॉब के लिए ऑफर किया जाता है। मैम उन्हें जो जॉब ऑफर की जाती है, जो प्रॉपर सर्विस करके आता है, जी। उसे वो नहीं मिलती जिसके लिए एक्चुअली वो हकदार है, जो मिलनी चाहिए। आप देखेंगे लोग सिक्योरिटी गार्ड बने बैठे हैं, यस। जो जो मिनटों में और क्या कहते हैं, एक टैंक खोल देता था, उसे एक गेट कीपर को बना के खड़ा कर दिया जाता है। आए गए नए लड़के आके उसके ऊपर वो सुना के चले जाते हैं। आप सोचते हैं गार्ड लेके वहाँ खड़ा होगा, 8,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, और वो भी कहीं ऐसी जगह पे पटक दिया जाएगा जहाँ पे आने जाने में उसकी जेब से इतना खर्च आएगा। तो वाकई में क्या उस सिपाही को गार्ड की नौकरी करना अच्छा रहे, कि उससे बेहतर है कि वो अपना छोटा मोटा धंधा पानी खुद कर ले? यस। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एसओएच की शुरुआत कैसे हुई? मैम ये बात है 2014 के आसपास की, जी। और मैं मुंबई में तब काम करता था, तो अक्सर छुट्टी पे घर आया करता था क्योंकि फैमिली दिल्ली में रहती थी। तो उस समय एक बहुत शानदार मुहिम चल रही थी, ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन। यस। क्योंकि पापा मेरे फ़ौज में थे, पिताजी फ़ौज में थे, तो कहीं न कहीं वो ओआरओपी क्या है मुझे पता था। तो एक दिन न्यूज़ फ्लैश होती है कि सबको पेंशन मिल गई है, ओआरओपी मिल गई है, सब खुश होके सारे लोग धरने से जा रहे हैं, सब हैप्पी हैं। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा आपको मिल गई? पापा ने कहा मुझे मिली नहीं, औरों को पता नहीं। हम्म। तो मैंने कहा ओके। 2-4 दिन बाद एक न्यूज़ किसी ने शायद फ़ेसबुक पे लाइव करके रिकॉर्ड करके डाली, और उसमें एक सरदार जी थे, एंड ही वाज़ सेइंग कि हम लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, न्यूज़ चैनलों ने दिखाना बंद कर दिया है। जी। अब मेरे लिए एक प्रश्न ये था, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है हाँ, या हाँ। किसी ने लाइव की है? मैं भी घर पे था, खाली बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो जंतर मंतर घूम के आते हैं। जब मैं जंतर मंतर गया तो मैंने वहाँ पे एक मिनी भारत देखा। वहाँ पे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जहाँ से जो आ सकता था वहाँ से फौजी आया हुआ था। और 100 लोग 100 कहानी, कोई ड्यूरिंग सर्विस विडो हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट विडो हुआ है, कोई ड्यूरिंग सर्विस डिसेबल हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल हुआ है। किसी की पेंशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, किसी की कम आ रही है। 100 लोग 100 कहानियाँ। अब मेरे लिए ये था समस्या कि मैं वहाँ पे हूँ, तो हम्म। मैंने जाके क्रॉस चेक कर लिया। हम्म। अगर कोई दिल्ली से बाहर बैठा हुआ है, हम्म। तो उससे जो न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं, वही सत्य है। और जी। सत्य ये था उस समय कि वो आरोपी मिल चुके थे और लोग जा चुके थे, लेकिन लोग बैठे हुए थे। हम्म। तो उस दिन मुझे लगा कि जब कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, जिसमें से एक मीडिया है। अगर मीडिया अगर अपना रोल सही से प्ले ना करे और वो सत्य ना दिखाए जो होना चाहिए, तो इन जी। दैट केस लोग क्या करेंगे? बाहर जो आप दिखा रहे हो वो सत्य है। तो उस दिन मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं उस समय क्या करता था, सबसे बड़ा प्रश्न था। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं मीडिया फील्ड से रहा हूँ, तो जी। मैंने अपना कैमरा उठाया और अपनी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मैं हरियाणा के एक गाँव में गया। वहाँ पे मैंने 3 सैनिक थे, पूर्व सैनिक, उन्होंने किसी ने 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, किसी ने 71 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूंगी जी, कि जब ओआरपी हो चुका था, जी। तो उसके बाद वो लोग क्यों बैठे थे? क्योंकि मैडम जो न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, वो पूरी ओआरओपी नहीं थी, वो आधी-अधूरी थी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैम अगर एक सिंपल भाषा में 100 में से अगर 33 मार्क्स पासिंग होता है, हम्म। और आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपको 28 मार्क्स दे देती हूँ, 30 मार्क्स दे देती हूँ। हम्म। मैम फिर भी मैं फ़ेल ही हूँ। आपने दिया है, लेकिन एक्चुअल ओआरओपी नहीं दिया है। अब उसमें क्या था कि लोगों ने न्यूज़ चैनल ने जो दिखाया वो दिखाया और लोगों ने मान लिया, जो हम्म। बाहर बैठे थे। तो कहीं पे अच्छा इंप्रेशन, कहीं पे गलत इंप्रेशन। मैं जब हरियाणा के गाँव में जब गया, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ौजियों का ना सैक्रिफ़ाइस लोगों तक पहुँचाया जाए।
ओके। कि एक सैनिक सिर्फ वर्दी में ही त्याग नहीं करता, वो निजी जीवन में भी त्याग करता है बिकॉज ऑफ दैट यूनिफॉर्म वाली ड्यूटी। बिल्कुल। उसके लिए मैं गया और मैंने 3 स्टोरीज़ रिकॉर्ड की। और जब रिकॉर्ड की तो सबसे पहले मैंने वो स्टोरी, उसका ओआरओपी से कोई लेना-देना नहीं था। मैं बस एक फ़ौजी का त्याग दिखाना चाहता था। और वो मैंने जब न्यूज़ उस पे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डाला, और उससे पहले जब मैंने वो कहानी उन तीनों सोल्जर को दी, वो बहुत इमोशनल हुए। उनका मानना था, साहब, हम जैसे पूर्व सैनिक जो किसी ज़माने में 70-80 में रिटायर हुए थे, 90 में रिटायर हुए थे, इतने सालों बाद हमारे ऊपर कोई वीडियो बना के हमें दिखा रहा है और एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहा है, ये कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैम पिक्चरें बनती हैं गैलेंट्री अवार्डीज़ पे, वो भी सीमित, सब पे नहीं बनती हैं। और हर साल करीबन 50,000 फौजी रिटायर होता है, 60 जी। लाख रिटायर बैठा है, किस पे आप पिक्चर बनाओगे? एक अपने हुँ, आप में लेकिन हर एक इंसान हीरो है। हुँ, तो जब वो मैंने डाली तो उन्हें जब मिली तो उन्हें बहुत खुश हुए। तो मेरे लिए हुँ। सबसे अच्छा पल वो था कि जिसके लिए बनाया है, उसे अच्छा लगा। जब सोशल मीडिया पे डाला तो उस समय नफ़ीसा अली जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और कर्नल सोडी की वाइफ़ हैं, जी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो शेयर किया, उन्हीं में से एक। जी। जो मेरे लिए फर्स्ट एप्रिसिएशन का काम था कि शायद मैंने उस लेवल की वीडियो बनाई है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली है। ओके। कई लोगों के कई कमेंट्स आए। हुँ, हुँ, उसमें एक जयपुर का एक बिज़नेसमैन था जिसका मुझे फ़ेसबुक पे इनबॉक्स मैसेज आया, और वो हुँ। मैसेज इस तरीके से था कि गौरव जी, मैंने आपकी एक वीडियो देखी सिपाही बनारसी की। मैं उस सोल्जर से मिलना चाहता हूँ। मैं अक्सर दिल्ली, जयपुर टू दिल्ली में बिज़नेस ट्रिप पे आता हूँ। क्या आप मुझे उससे मिला सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं मिला दूँगा। हुँ, हुँ। एक दिन फिक्स करके मैंने दोनों को मिला दिया। जब मैंने मिलाया तो उस बिज़नेसमैन ने अपनी जेब से ₹5000 कैश निकाले और उस सिपाही बनारसी को ऑफ़र किए। ओके। सिपाही बनारसी ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया, नहीं साहब, नहीं चाहिए साहब। फ़ौजी कभी भी ना नॉर्मल सिविल में आप टिप देते हो और ले लेता है, फ़ौज में करेक्ट। ऐसा नहीं है। जी, उसने हाथ बिल्कुल। पीछे मना किया था, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, आदमी बयाँ नहीं करता। हुँ, जब उसने पीछे हाथ कर लिए तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि सर प्लीज़ आप बोलो ना। तो मैंने सिपाही बनारसी से बोला, मैंने कहा, बनारसी जी, ये आपकी सर्विसेज़ के लिए उनका प्यार है जो आपने देश को दिया है। अब आदमी अपनी तरफ से कैसे शो करे, तो एक तरीका है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। प्लीज़ ले लीजिए, वो सिर्फ़ आपसे मिलने आया है। ये सुन के उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने ले लिया। जब लिया तो सिपाही बनारसी बहुत खुश थे। ये सोचते हुए मेरे ऊपर एक वीडियो बनी और मुझसे मिलने के लिए कोई जयपुर से आया है। और वो स बिज़नेसमैन इसलिए खुश था कि जिसे मैंने पर्दे पे यानी कि स्क्रीन पे देखा, मैं आज उससे मिल रहा हूँ। और उसे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये काम बड़ा अच्छा है। एक जगह किसी के पास रिसोर्स हो और एक जगह जहाँ किसी की नीड हो। अगर हुँ। दोनों को हम मिला देते हैं तो चीज़ ही अलग निकल के आती है। वो भाव ने वंडरफुल। स्पार्क पैदा किया और फिर लगा कि कुछ करना चाहिए। तो सो वहाँ ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन की ऐसे स्टार्ट ऐसे हुई। स्टार्ट हुआ, वो ओके। फर्स्ट इंस्पिरेशन थी। हुँ, हुँ, हुँ। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि एसओएच की बात करें, है ना? जिस टाइप की ऑर्गेनाइज़ेशन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी ने भी हुँ, ओपन किया था। हुँ। तो क्या डिफ़रेंस है दोनों की ऑर्गेनाइज़ेशन में? मैम अक्षय कुमार ने जब ये स्टार्ट किया था, ये किया था, आपको याद हो तो आई थिंक पुलवामा के आस-पास ही किया जी। था, है ना? हुँ। क्योंकि जवान इकट्ठे शहीद हुए थे और वो सारे पैरामिलिट्री के थे, हुँ। है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पैरामिलिट्री के थे। यस, यस। तो अक्षय कुमार ने जब स्टार्ट किया तो उसके पीछे कहानी थी। कहानी ये था कि जो सबको नहीं पता, लोगों को लगता है कि अक्षय कुमार ने जो इनिशिएटिव लिया था, वो फ़ौजियों के लिए किया था क्योंकि हमें ये नहीं पता जो हर यूनिफ़ॉर्म में है, वो सब फ़ौजी दिखता है। नहीं, हुँ। उन्होंने करेक्ट। किया था पैरामिलिट्री के लिए। पैरामिलिट्री का मतलब बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, ये सारे आपके आते हैं पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। हाँ, करेक्ट। हमने जब स्टार्ट किया था कॉज़, वो हुँ। हमने किया था आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, वो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो अंतर आप देखिए, होम मिनिस्ट्री में पैरामिलिट्री, डिफेंस में ये। सो उन्होंने जो किया था उसमें का आर्म फोर्सेस से लेना-देना कोई भी नहीं है। दूसरी बात, उनका ये मानना था कि जब इन्होंने ये कॉज़ इनिशिएट किया था, उस दिन और उसके बाद जब भी कोई शहीद होगा, उसको उसकी प्रोफाइल ऑटोमैटिकली उस वेबसाइट पे आ जाएगी, फंड रेज़ होगा और वो डिस्पर्स करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए है, तो आपको मरना निश्चित है, आप पहले मरें। अगर ओके। कोई गोली निकलती है सीधे मैम शहीद नहीं करती, डिसेबल भी करती है। बिल्कुल। अगर आपको उस वेबसाइट के बाद से डिसेबिलिटी होती है किसी ऑपरेशनल एरिया में, हुँ, यू हुँ। विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हुँ, दिस हेल्प। हुँ, आपको उसमें मदद नहीं मिलेगी। हुँ। अगर आप मरने वाले हालात में भी हैं, तो भी नहीं मिलेगी। उससे पहले आप मर चुके हैं, जब ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी या उससे पहले आप डिसेबल हुए, तो भी मदद नहीं मिलेगी। जी। आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप मरें, फिर आपकी फैमिली को
बेनिफिट मिलेगा। जी। सो हमने जब स्टार्ट किया था, हमने आर्म फोर्सेस के लिए किया था। जब काम कर रहे थे तो हमें कुछ बीएसएफ के केसेस और एसएसबी के यानी कि पैरामिलिट्री के भी टकराए, तो हमने कुछ पैरामिलिट्री के को बाद में ऐड ऑन किया। ओके। हम सिर्फ आर्म फोर्सेस तक सीमित अब नहीं हैं। रिसेंटली मेरी मीटिंग हेडक्वार्टर्स में हुई थी, बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में, और हमने उसे और एक्सपेंड करने की हमने बात की ऑफिशियली सिस्टमैटिक तरीके से। तो हम पैरामिलिट्री को पहले हमने कुछ एक्सेप्शंस केसेस किए, अब उनसे सिस्टमैटिक तरीके से वाइडर स्केल पे भी जा रहे हैं, अलग-अलग जो उनकी सर्विसेज हैं, उनसे बात करते हुए। एक मैं आपको पैरामिलिट्री बीएसएफ का एक केस देता हूँ, ये देहरादून का है, उत्तराखंड का। जी। मैम वहाँ पे मैं था किसी गेस्ट हाउस में, किसी फौज के गेस्ट हाउस में, वहाँ पे कुछ पाइप वाइप का कुछ इश्यू था, तो वहाँ का जो केयरटेकर था उसने एक आदमी को बुलाया, प्लम्बर को, काम करने के लिए। तो जब वो काम कर रहे थे ना, तो उनके हाथ काँप रहे थे और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो लग रहा था कोई सिविलियन तो नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि फ़ौज में आप सिपाही हो, अफ़सर हैं, आपकी पर्सनैलिटी निखर जाती है। यस, बिल्कुल। तो वो काम कर रहे थे, फिर मैं उससे रहा नहीं गया, मैंने कहा पूछा, "आप फ़ौज से वगैरह या कहीं से हैं?" कहा, "साहब मैं बीएसएफ में था।" तो फिर मैंने पूछा, "फिर आप यहाँ कैसे?" कहा, "साहब 71 की लड़ाई थी और एक ना गोला आके मेरे बंकर के पास में आके फटा। जब फटा तो मेरी सुनने की क्षमता चली गई। तो मेरा कुछ दिन ओह! तक इलाज चला, शायद हुँ। 3 साल के आसपास या 4 साल, हुँ, हुँ। और चलने के बाद मैं सही नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया, ये कहते हुए उस समय का कि आपको हर महीने 50 रुपए के हिसाब से पेंशन मिलेगी उस समय। तो या तो 50 रुपए के हिसाब से 10 साल पूरे हो जाएँ या तुम्हारी मौत हो जाए पहले, व्हिचएवर इज़ अर्लियर। ओके। उसके बाद अगर आप ज़िंदा बच जाते हैं, दे विल नॉट बी रिस्पांसिबल। अगर आप उससे पहले मर गए तो 50 रुपए के हिसाब से गए। आज मैम वो इंसान ज़िंदा है एंड आई थिंक वो अराउंड 80 साल का है। मैम उसकी अब क्या गलती है कि वो ज़िंदा बच गया? अब पैसे भी नहीं मिलते, वो 50 रुपए जो पहले मिलते थे। हुँ। और वो उम्र है तो उनके हाथ कँपते हैं, तो मैम कोई भी उनसे काम भी नहीं कराता। फ्रैंकली स्पीकिंग मैम, मुझे जब पैसे खर्च करने हैं, बिल्कुल। जो लड़का फटाफट काम कर देगा, पैसे उतना ही खर्च हो रहे हैं, तो मैं इससे क्यों कराऊँगा? हुँ। आदमी नहीं कराएगा ना, यस। तो काम भी नहीं मिलता है। लेकिन उस बंदे ने इसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे पता था ये बीएसएफ का से है या फौजी है। अब मुझे नहीं पता, तो मैंने कहानी पूछ ली। हुँ। मैंने पूछा, और घर फर्म में कौन-कौन है? कहा, सर बेटा है। तो मैंने कहा, बेटा क्या करता है? कहा, सर बेटा एक सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे है, गंदी पट्टियाँ उठाता है ड्रेसिंग-वेसिंग की। तो बस वही है, और बाकी मैं हूँ, मेरी वाइफ़ है। मैम इसकी क्या गलती है कि अगर बिल्कुल। बंकर के पास आया और वो ज़िंदा बच गया, या तो उसे मर जाना चाहिए था, शायद फ्रेंड अच्छा मिल जाता। और अगर अब वो ज़िंदा बच गया, तो क्या अब उसको नहीं देखना चाहिए? तो उन्हें हम हर महीने प्रोजेक्ट पिट्ठू में राशन देते हैं कि कल ये नहीं रहे तो उनकी बीवी को मिले। लेकिन ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ दिया, क्योंकि खाना तो ज़िंदगी भर चलता ही है ना। जी। सो ये पैरामिलिट्री का एक केस है। तो अभी लगभग कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज़ को आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं? हमारे पास करंटली करीबन 140 से 150 फैमिलीज़ हैं, जिन्हें हर महीने प्रोजेक्ट पिट्ठू, राशन, प्रोजेक्ट सेहत, दवा और प्रोजेक्ट सक्षम बच्चों के एजुकेशन में जा रहा है। बाकी जो रिमेनिंग 3 है, उसमें ऑल ऑफ सडन कभी भी कोई भी नीड आ सकती है। जिसमें मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट, एक विंग कमांडर विनोद नाम प्रोजेक्ट सशक्त जो बताया, जिसमें हम मदद जी, करते हैं। जी। आपका स्टार्टअप में वो कभी भी केस आ सकता है, हुँ। तो उसमें हम एम्पावर करते हैं। एक हमारा केस है, एक है प्रोजेक्ट विंग कमांडर विनोद नाम मेमोरियल्स का, उसमें भी कभी भी कोई केस आ सकता है। उसका पर्पस ये है कि मैम हमारे जो ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं, एनडीएआई में ओटी, जिसमें से ऑफिसर्स भर्ती होते हैं, हुँ, हुँ। मैम ट्रेनिंग इतनी रिगरस होती है कि कभी-कभी ऐसी चोट लग जाती है कि आप अब मेडिकली फिट नहीं हो। मैम दूसरा एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इंसानियत। हुँ, उसका पर्पस है कि मंथली राशन, दवा, एजुकेशन, राइट। एम्पावरमेंट हुँ, हुँ। और कैडेट की हेल्प के अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है, हुँ, हुँ। मिसलेनियस कुछ भी हो सकता है, वो हम प्रोजेक्ट इंसानियत में कवर करेंगे। यहाँ तक कि कल देश में कोई बड़ी आपदा भी आ जाए, तो सिर्फ़ हम फौजी नहीं, अपने देश वासियों के लिए भी कुछ करें। लाइव एग्ज़ाम्पल मैं लास्ट ईयर का देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर। हुँ, हॉट हुँ। टॉपिक। कहा जाता है मैम, जब वॉर छिड़ती है ना, चाहे आप छेड़ो चाहे दूसरा छेड़े, नुकसान नुकसान दोनों साइड में होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बच जाएँ। हुँ। पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हुआ। कई फौजियों के घर या सिविलियंस के घर पार्शियली यानी कि आधे, कइयों के पूरे डिमोलिश हो गए, मिट्टी में मिल गए। कुछ लोगों ने अपने नियर एंड डियर खोए, जिसमें एक सिविलियन था जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का, एक लड़की, ट्विन्स 12 साल के। गोला आता है, आर्टी शेलिंग वहाँ से पाकिस्तान साइड से होती है, उसके टुकड़े स्प्लिंटर एक की गर्दन में लगते हैं, गर्दन कट के गिर जाती है। दूसरा पेट में गिरता है और पेट फट जाता है, इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। हुँ, अपने हुँ, हुँ। बच्चों को बचाने के लिए वो भाग रहा था, एक स्प्लिंटर उसके हाथ पे आता है और एक नस डैमेज हो जाती है कि उसका हाथ पूरा सही से काम भी नहीं कर रहा।
तो ये नुकसान हुआ है। अगर हम ये बोलते नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ, ये नासमझी है, बचकानापन है, लेकिन नुकसान बिल्कुल। हुआ है। सो वहाँ पे हमने 17 फैमिलीज़ आइडेंटिफ़ाई किए थे, जिसमें 4 परिवार सैनिक के थे, पूर्व सैनिकों के, और 13 सिविलियंस थे। उन लोगों को दोबारा घर बनाने में हमने आर्थिक मदद किया, और ओके। जिन्होंने अपने नियर एंड डियर खोए मैम, उनको हम्म। आप किसी भी तरीके की हेल्प कर दो। मैम जिसने अपना खोया है ना, यस। वो तो हमेशा कमी रहेगी। लेकिन जी। हमारा उनको आर्थिक मदद देने का सिर्फ़ एक ये भाव था कि उन्हें ये ना लगे कि जम्मू कश्मीर अलग है और दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक है और पास में ही है। बट क्या गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की मैम तरफ उस से? समय का मैं बताऊँ, अब तो मैम ऑपरेशन सिंदूर हुए टाइम हो गया, जब जी। हमने डिलीवर किया था तो जो वहाँ के आंकड़े थे, जी। मैम सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है, जिसका कंप्लीटली घर मिट्टी में मिल गया, उसे 1,25,000 रुपए अनाउंस किया गया था। अनाउंस। ओके। जितना डैमेज है उसके आधार पे उन्होंने नुकसान वो बोला था, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 25,000। मैम 50-15,000 में कौन-सा नुकसान हो रहा है? आप तो खाना पूर्ति कर रहे हो। सवा लाख में कौन-सा घर बनता है मैम? और ये भी एक सरकार दे रही है। तो ये जिसका मैक्सिमम डिमोलिश है उसका है। मैं आपको एक बताऊँ, एक घर है वहाँ पे जिसका मेरे पास फुटेज है। मैम जब वहाँ से शेलिंग हुई थी, वो घर की ना नींव में घुस गया था। हम्म। ठीक है? जैसे नींव में घुस आता है। यस, यस। सो नींव में घुस गया था और वो फटा नहीं मैम, अभी तक नहीं फटा। ओह। वो ज़िंदा बम है। और उसे जब घुसा तो वहाँ के प्रशासन ने या जो प्रशासन होगा या मान लो फौज भी रही होगी आस-पास, शायद उन्होंने भी जाके बताया हो, तो कहा गया कि ये घर खाली कर दो, इसे उड़ाना है, ये खतरा है, तुम्हारे लिए भी और आस-पास के लिए भी। जी। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे मिलेगा कितना? कहा आपको 2.5 लाख अनाउंस किए थे, 2.5 लाख या 2 लाख बोला था, मिल जाएगा क्या? कहा सर मैंने इसे 25-30 लाख में घर बनाया, पूरी ज़िंदगी की सेविंग लगी है, आप 2.5 लाख देके और 2 लाख देके इसे खत्म कर रहे हो? उसने नहीं उड़ पाया, खत्म नहीं करवाया। वो उस घर के एक कोने पे रहता है, कहा जिस दिन मरूँगा तो साथ में मर जाऊँगा। अपने सामने तो नहीं गिरा सकता। एंड अगर आप एक इमोशनल तरीका से देखो मैम, जिसका आपका ने खुद घर बनाया, बिल्कुल। आप कैसे करवाएगा? अपने सामने आप उड़वा दोगे, तो आप ये सोचोगे फटेगा तो फट जाएगा, मर जाऊँगा। नहीं तो हो सकता है ज़िंदगी कट जाए, फिर तो ऊपर तो कुछ लेके वैसे भी नहीं जाना। आज भी वो बम ज़िंदा उसमें गड़ा हुआ है, वो फटा नहीं है। और ऐसा ओह। होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बॉम्ब। चला है वो फट ही जाए। कई फटे। बार ऐसा होता है कि नहीं फटा, वो फटने को कभी पड़ता है, नहीं तो हो सकता है ना भी फटे। सो ये एक वहाँ का है। इसके साथ-साथ मैम पंजाब में बाढ़ आई, ये सबको पता है बिकॉज़ वो दिल्ली के एडजेसेंट है, उसके नज़दीक है। बिल्कुल। लेकिन बाढ़ वाले आसार और बाढ़ आई थी हिमाचल प्रदेश में भी, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में भी आई, हरसिल साइड में। लेह में हेवी रेनफॉल हुआ, उसमें कई घर नुकसान हुए। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। मणिपुर में, इम्फाल में फ्लड आया। ये 7 के आसपास राज्यों में नुकसान हुआ। लेकिन हमें सिर्फ श्योर पंजाब का सुनाई दिया था क्योंकि नज़दीक है वो। नजदीक है। यस। हमने इन सातों डिस्ट्रिक्ट स्टेट से केस आइडेंटिफाई किए जिनका नुकसान हुआ। हमने उन सबको घर बनाने में या गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने में ज़िंदगी की हमने आर्थिक मदद की। बट ये वो लोग थे जो सिविलियन हैं? नहीं, मैम इसमें जो उसमें आपने ऑपरेशन सिंदूर में उसमें सिविलियन थे, ये बाकी फौजी है। अच्छा, बाकी उसमें सारे ऑपरेशन आप। सिंदूर में जो ओके। नुकसान हुए 17 थे, उसमें 4 थे फौजी और 13 थे सिविलियन। बाकियों में जितने वो सारे फौजी हैं। और पंजाब में एक सिविलियन ज़रूर था क्योंकि मैम दिवाली सिर पे थी और 2 महीने बाद दिसंबर में उसकी बेटी की शादी होनी थी। शादी फिक्स हो चुकी थी और उसका खेत जिसमें फसल बोई थी वो सारा सतलुज रिवर में समा गया था क्योंकि बह रहा था पानी, फिर उसने होता है ना सक करना, तो मिट्टी यस। पूरी ले गया था ज़मीन, खेती चला गया। तो शादी फिक्स हो गई थी तो क्या करते? तो कहा जाता है कि लड़की की शादी में दान देना तो सबसे बड़ी बात है। तो वो सिविलियन था और हमें लगा वो बहुत मजबूर है, तो हमने उन्हें भी मदद किया था। तो एक एक्सेप्शनल था जो हमने फ्लड में किया था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई 15 साल की सर्विस से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, तो क्या गवर्नमेंट उसके लिए भी कोई फैसिलिटीज देती है? मैम अगर 15 साल से पहले वो रिटायरमेंट लेता है, तो आपके ड्यूरिंग सर्विस जो भी फंड्स होते हैं, जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जी। आफ्टर रिटायरमेंट जैसे मिलते हैं, वो जी। आपको फंड मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शनल ग्राउंड पे, उदाहरण के तौर पे मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली, मेरी पेंशनेबल सर्विस नहीं है। जी। तो अब मान लीजिए इतने मेरे बुरे हालात हो जाएँ कि मेरी फैमिली के बुरे हालात हो जाएँ, तो मैं जिस रेजिमेंट या रिकॉर्ड से बिलॉन्ग करता था, रेजिमेंट से, उससे वन टाइम वेलफेयर फंड मिल सकता है। ओके। उन्होंने वेलफेयर फंड, क्योंकि हर एक यूनिट के पास वेलफेयर फंड होता है, जी। तो वो दैट विल बी वन टाइम। आप ये बोलिए कि हर महीने कुछ मुझे मिल जाए, वो संभव हम्म। नहीं है क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी हैं। हाँ, एक पॉलिसी है जहाँ पे जो नॉन पेंशनर है, आप जिसकी 15 साल सर्विस नहीं है, वो उसके लिए एलिजिबल है और वो थोड़ी कारगर है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कारगर नहीं है। दैट इज़ पेनेरी ग्रांट। पेनेरी ओके। ग्रांट का पर्पस ये है कि वो सैनिक जिसकी 65 साल से ऊपर उम्र हो, उसके पास किसी भी तरीके का कोई आय ना हो, उसे अ,
48,000 रुपए साल का मिलेगा, ओके। जो यानी कि एवरेज 4,000 रुपए महीना। पिछले अगर वो बिफोर 15 इयर्स रिटायर्ड करेक्ट, हुए हैं तो, राइट, और आफ्टर 60 मतलब जब वो 60 साल के बाद, 65 साल के बाद है यो। 65 साल हाँ, के बाद। आपके अगर आपके ओके। खाने के लाले पड़ गए, लेकिन आप 60 साल के, 62 साल के, 64 साल के, सॉरी, यू आर नॉट हम्म, एलिजिबल। पेनेरी के लिए भी एलिजिबिलिटी है। आपके पास कोई आय नहीं, 65 साल उम्र हो, तो आपको मिलेगी, और वो भी साल का 48,000 रुपए वन टाइम आता है मैम, पर मंथ नहीं आता है। एवरेज आप निकालोगे 4,000 रुपए, जो ओके। पिछले नवंबर में वो आई थिंक 96 कर दिया गया डबल, बट अभी तक इस ईयर किसी को अभी मिला नहीं है। एंड ओके। इसका एक अच्छाई और बुराई मैं आपको बताता हूँ। कोरोना के टाइम पे पेनेरी ग्रांट लोगों को 2-2 3-3 साल तक नहीं मिला था। कंडीशन है मैम, सैलरी और पेंशन जो आती है ना फौजी की, उसकी एक डेट निश्चित होती है। आपको 28 तारीख 30 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन पेनेरी का ऐसा कुछ नहीं है। पेनेरी इज जस्ट अ जेस्चर, इज जस्ट अ फेवर, कि मैं आपको दे रहा हूं, आई एम नॉट बाउंड फॉर दिस, लेकिन मैं सैलरी पेंशन के लिए बाउंड हूं। तो डिपार्टमेंट जो है फौज का या सरकार का, वो इन दो के लिए बाउंड है, पेनेरी के लिए बाउंड नहीं है। ओके। तो एंड मेरा ये ये प्रश्न था, वन टाइम ही मिलता है मतलब? एवरी ईयर वन टाइम, एवरी ईयर वन वन टाइम। टाइम। वो ओके। कभी भी आ सकता है, उसका कोई महीना और कोई तारीख निश्चित नहीं है। जून में आ जाए, अगस्त में आ जाए, सितंबर में, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। बट आफ्टर 65 आएगा एवरी ईयर? नहीं, उसका प्रोसेस है मैम। अच्छा। मैं आपको बताऊं, लोग 8-10 साल से भी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। क्यों? ओ, क्योंकि प्रोसेस है, क्योंकि उसके लिए एक प्रक्रिया है। हम्म, आपको जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा ही अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिला सैनिक बोर्ड जहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हैं, जी। यानी कि आप पहले जिला सैनिक बोर्ड जाएंगे, जहाँ पे एक कर्नल इक्विवेलेंट रैंक का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उन्होंने अप्रूव की, फिर आपकी फाइल राज्य सैनिक बोर्ड जाएगी, जिसमें एक ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट रैंक का ऑफिसर होता है, उन्होंने अप्रूव की, तब फाइल जाएगी आपका केंद्र सैनिक बोर्ड आर.के. पुरम दिल्ली, जिसमें एक ब्रिगेडियर सर्विंग एंड इक्विवेलेंट रैंक का ऑफिसर होता है, उन्होंने अप्रूव की, तब आपको फंड मिलेगा। और कोरोना में मैम 2-2 3-3 साल तक लोगों का नहीं मिला था। तो मेरा प्रश्न सबसे पहले ये था, आपकी कंडीशन मैम ये बोलती है कि ये तब मिलेगा जब आपके पास किसी तरीके की आय ना हो, ओके। और अगर आप 2-3 साल तक भी नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाले को जिंदा बचना चाहिए, उसे तो मर जाना चाहिए, जी। क्योंकि आपकी कंडीशन हार्श है, और उस हार्श में भी आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो खाएगा क्या आदमी? अभी मैं इस स्टूडियो में बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ अभी, कि मैं पूरे देश को ना देख पा रही हूँ इस टाइम पे थ्रू आपके थ्रू। एंड सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज देखिए जब हम बात करते हैं ना आर्मी की, तो हम एक सोल्जर को ना देख के ना हमें ऑफिसर्स नज़र आते हैं, है ना? हमें बिल्कुल। लगता है वह क्या लाइफ है, कैसी चीज़ें हैं, बट जो ग्राउंड लेवल लेवल पे चीज़ें हैं ना वो हमें दिखती नहीं है। आज आपके माध्यम से वो सब जानने को मिल रहा है, और एक अलग फीलिंग आ रही है कि हम जब बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, चाहे वो कारगिल की बात हो, है ना, 71 की बात हो, हम युद्ध की बातें करते हैं, शहीदों की बातें करते हैं, और उनको ओकेजनली सेलिब्रेट करते हैं, ओकेजनली उनको याद करते हैं। बट जब हम उनकी फैमिलीज या एक सिपाही की हालत देखते हैं ना, कि वो किस हालत में है और वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये सच में बहुत निंदनीय भी है और बहुत सोचने वाली बात भी है। आज के इस स्पेशल डे पे आपने हमें ना वो पहलू दिखाया है जो शायद लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी मैं चलते चलते ना आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहूँगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप प्लीज़ चलते चलते हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा, और हम कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? कई तरीके हैं जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। पहला जी। ये कि मैम देश में समस्याएं हैं, तो समस्याएं हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बिल्कुल। कि समस्या है। फर्स्ट वी शुड एक्सेप्ट की समस्या है, और सब समस्या एक्सेप्ट कर लिया, तो एक सपोर्टर हीरोज है जो उन समस्याओं पे काम करने वाली है। तो लोगों तक ये मैसेजिंग जाना कि कभी कोई किसी तरीके से दुख तकलीफ समस्या है, तो एसओएच उनके लिए ये अवेयरनेस हर बंदे तक पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सामने वाले को कभी जब मदद चाहिए तो उसे पता है कि मुझे एसओएच के पास कैसे पहुंचना है। दूसरा, मैम हमारी 6 प्रोजेक्ट हैं, जिसके बारे जी। में मैंने आपको 2-3 के बारे में बताया है। जी। मैं 2-3 के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। तो आप चाहें तो आप हमें केस वाइज़ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। आप चाहें तो महीने वाइज़ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि हमारे जो 6 प्रोजेक्ट, उसमें से 3 ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हर महीने 140 लोगों को हम मदद पहुँचा रहे हैं जब तक वो धरती पे जीवित हैं। और पिछले 9 सालों में हमने करीबन 350 से ज़्यादा लोगों को मदद की है। और इन 9 सालों में हमने 17 हेड ऑफ द स्टेट, जिसमें 12 गवर्नर, 5 चीफ मिनिस्टर,
तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सीनियर मोस्ट ऑफिसर, जिसमें हाल ही के जो ये चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, उन्होंने भी हमारे काम को सराहा है। और 3 महीने पहले हमें राष्ट्रपति हाउस से भी अप्रिसिएशन मिली है। साथ ही साथ बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां, जिसमें बमन ईरानी, अनुपम खेर, शंकर महादेवन, हेमा मालिनी जैसी पर्सनैलिटीज ने भी हमारे कॉज को सराहा है। जी। इसलिए ये जो 10 साल की जर्नी, 9 साल की जर्नी है, उसमें एक राज्य के 2 बेनिफिशियरीज तक से जाके हम 22 राज्यों तक पहुंच सके, बिकॉज नियत और सही समय पे मदद पहुंचाने का जो जोश है, उसके चलते। सो इसमें आप मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप क्वार्टरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को स्पॉन्सर कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ओके। और हम बहुत ट्रांसपेरेंट अपने काम के लिए जब हमने स्टार्ट हम्म। किया था, मान लीजिए कभी भी हमारे पास कोई केस आता है और उसकी मान लीजिए रिक्वायरमेंट, एक सिंपल एग्जांपल में मान लीजिए 10,000 रुपए, हम अपने नेटवर्क में वो सबसे शेयर करता है। किसी ने 500 रुपए दिया, किसी ने 1000 दिया। उससे क्या होता है कि वो बूंद बूंद से सागर बन जाता है। और वो सागर जब किसी की प्यास बुझाता है, तो वो हम फिर फोटो वीडियो लोगों में सर्कुलेट फिर करते हैं। तो ओके। आपको ये पता चलता है कि मैं मणिपुर नहीं जा सकी, मैं लद्दाख नहीं जा सकी, लेकिन मेरे 500 रुपए वहां पे 5,000 रुपए या 50,000 रुपए बन के मदद डिलीवर हो गया। और वो सामने वाला आज कितना हैप्पी है, जिसके लिए चाहिए था। तो बिल्कुल। आपको वो घर बैठे वो जानकारी हम अवेलेबल करा देते हैं। जी। और वो क्विकली पहुँचता है। आज आपने मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, विथिन अ 2 डे, 3 डे, एज़ पर द नीड ऑफ द केस वो डिलीवर हो जाती है। मैम एक केस है हमारा, मतलब एक प्रोजेक्ट मैं आपको 2-3 के बारे में और बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना है, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे जी। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक रिपीट करना चाहूँगा, 9891562760, या हमारी वेबसाइट www.supportourheroes.in के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जैसे प्रोजेक्ट पिट्ठू के बारे में जो राशन का है उस पे बताया, प्रोजेक्ट सेहत जो नॉन पेंशनर के लिए जी। दवा है, प्रोजेक्ट सक्षम जो हमारे डिसेबल सोल्जर जो आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं या खत्म हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए है। वैसे ही मैम एक प्रोजेक्ट है सशक्त, जी। उसकी कहानी आपके ही जगह से स्टार्ट होती है, पौड़ी गढ़वाल से। ओके। एक मैडम थी रोशनी पांडे, और रोशनी पांडे अक्सर गांव में रहती थी। उनके पति जो थे वो यूनिट में इधर उधर रहते थे, वो गांव में रहा करती थी। उनके पति को फौज से निकाल दिया गया था। निकालने का मतलब बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन, ओके। राइट एंट्री देके। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे वार्निंग लेटर इशू होते हैं 1, 2, यस। 3। सो हाँ। बेसिकली उनका कुछ रहा होगा। सो डिफ़ॉल्ट उन्हें बाद में 3 रेड एंट्री देने के बाद निकाल दिया गया। और उनकी सर्विस हो गई थी उस समय 13.5 साल या 14 साल। ही वाज़ क्लोज़ टू 15 साल। तो ड्यूरिंग सर्विस भी मतलब उनका बिहेवियर कुछ था, साइकोलॉजिकल था या कुछ, तो उन्हें निकाल दिया गया। जब वो घर आए और उन्हें एहसास हुआ 1.5-2 साल बाद मेरी पेंशन स्टार्ट हो जाती, वो सीरियस डिप्रेशन में जाने लगे। जाने के बाद उनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो ये, क्योंकि अक्सर गाँव में थी, इन्हें पता नहीं था कि भाई फ़ौज कैसे काम जी। करती है। तो इन्होंने सोचा यार पेंशन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं? इधर-उधर विभागों में गई होंगी, तब वो थोड़ी यंग हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी। और उस लेडी को कभी कुछ पता नहीं था, क्योंकि कभी फ़ौज की दुनिया नहीं देखी थी, तो अलग-अलग विभागों में वो गई। उनका कहना है जब वो मैं धक्के खा रही थी, तो कई लोगों ने मुझ पे गंदी नज़र डाली, मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ओह! ख़ैर किस्मत का है कि उन हुँ। चीज़ों से वो बची रहीं। हुँ। जब वो मुझसे मिली थी, वो मनरेगा में नौकरी करती थी और खेतों पे काम करती थी, रोड बनाती थी, और दिन का 200-250 रुपए दिहाड़ी मिलता था, वो भी सेम डे नहीं मिलता था। आपको साल में 4-5-6 महीने काम मिलेगा और आपको 6-7-8 महीने बाद पेमेंट मिलेगी। वो सूख के कांटा हो चुकी थी। और जब वो रिटायर हुई थी, उनके पति जब वो घर आए थे, उसी के इर्द-गिर्द उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो वो दूसरों के खेतों में काम करती थी, जैसे किसी ने बोला ये सामान वहाँ भेज देना, किसी ने कुछ कहा, आपको उत्तराखंड की हार्श रियलिटी पता है कैसे आदमी सर्वाइव बिल्कुल। करता है, तो वैसी मेहनत करती थी। मुझे वहाँ के एक रिटायर्ड हवलदार ने मुझे केस दिया कि साहब इनका कुछ हो सकता है क्या? और मैम ये बात है 2000 आई थिंक इनिशियल डेज़ की, जब हम थे। हमने कभी नहीं सोचा था हमें सपोर्ट रेस स्टार्ट करना, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैम, मेरा नियत था मदद करने का, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का नहीं था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व यस। होना पड़ेगा। हुँ। और मैं अनपढ़ आदमी ठहरा, हुँ, मुझे हुँ। नहीं चाहिए कागजात, मुझे सिर्फ हुँ। काम चाहिए। हुँ। तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जो रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड ऑफिसर्स चलाते हैं फौज में। हुँ। तो मुझे 2-4 के नाम पता था, क्योंकि मैं अक्सर ओआरओपी चाहता था। तो मैंने उन 2-4 ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा, जो कहते हैं कि हम वेटरन्स के लिए मदद करते हैं। मैंने बोला, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला सर एक ये श्रीमती रोशनी पांडे का है, आप प्लीज़ कुछ कर सकते हैं, आपके पास फंड्स होंगे, मदद कर दीजिए। अच्छा, दिखाओ पेपर, ये दिखाओ, वो दिखाओ, मैंने दिखाया। एक काम करो यार, उस लेडी को लेके आओ, हुँ। मैं देखूँ ये है भी नहीं है। देखो मैम, हर का काम करने का तरीका अलग है। यस, यस, तो एक यस। ने मुझसे ये भी बोला लेडी को बुला लो। हाँ, हाँ। मैंने भी चलो
बुला लिया। पहले तो मैंने मना सोचा क्योंकि मैं बुला लूँ गलती से काम ना हो तो बिल्कुल। गड़बड़ हो जाएगा हाँ, हाँ। और आने जाने के पैसे भी लगते हैं, तो मैंने बुलाया। तो एक जनरल साहब थे, तो उन्होंने बुलवाया था, मुलाकात करवाई। उन्होंने देखा ठीक है मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, चली गई वो। जब गई, अब वो मुझसे फ़ॉलो-अप करें, करीब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ हुआ, कुछ हुआ? तो मुझे अब प्रेशर फ़ील हो रहा था। रीज़न ये है कि मैंने एक उम्मीद के साथ वो यहाँ पे लेडी आई बुला लिया, और मैंने भी यस। आपके ऊपर उम्मीद की, अब फ़ॉलो-अप तो मतलब मेरे गले की हड्डी बन गई वाली बात है। मैंने हुँ। कहा सर क्या है? अरे गौरव हम कर तो रहे हैं, रिकॉर्ड को लिखा है सर, रेजिमेंट को गौरव लिखा है, कर रहे हैं, ये है, वो है। एक दिन आया मेरा भी टेम्पो हाई हो गया। मैंने कहा सर 6 महीने हो गए हैं। आपने क्या अंतर पैदा कर दिया? वो लड़की जो लेडी थी वो हिंदी में लेटर लिखती थी, आप अंग्रेज़ी में करें, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। आज भी वो उसी स्थिति में, लेकिन आज मेरे लिए प्रेशर ये हो गया क्योंकि वो मेरे कहने पे आई थी। आप गौरव इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलते। मैंने कहा सर यही प्रॉब्लम है, हम इमोशनल नहीं होते हैं। अगर इमोशनल हाई नहीं होंगे ना तो काम ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे फौज में प्रेम पत्र का एक सिलसिला है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे में, सामने वाले को या तो मदद मिल जाएगी, नहीं तो ऊपर वाला भर जाएगा, फाइल क्लोज़। क्योंकि हम उसे केस के तरीके से हम इंसान की तरह लेते ही नहीं है। यस। वो एक केस है ना, 2-4 और फाइलें मेरे टेबल पे रखी हुई है, केस है। तो वी ओनली ट्रीट एज़ अ केस पेपर। हम इंसान समझते नहीं है। मुझे उस दिन बड़ा बुरा लगा और हुँ। मैंने वो फाइल उठाई और मुझे लगा यार अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा मैडम देखो आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ मुझे लग नहीं रहा कुछ हो सकता है, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? उन्होंने मुझसे बोला, गौरव यहाँ पे ना कोई पूजा की दुकान नहीं है और उनकी उस समय आई थिंक उम्र थी 50 के इर्द-गिर्द होगी शायद। ओके। तो यहाँ एक पूजा की दुकान अगर खुल जाएगी ना तो मेरी दुकान चलने लगी, क्योंकि मेरा कहना ये था मैडम आप यहाँ पे हैं, हुँ। कल उम्र बढ़ेगी आप फिजिकल लेबर नहीं कर पाओगे, घर कैसे चलाओगे? तो कुछ ऐसा करो जो लॉन्ग रन में हो। तो उन्होंने पूजा की दुकान बोली। हमने पूजा की दुकान के लिए उन्हें जो उन्होंने आर्थिक मदद बोली थी, आई थिंक उन्होंने 60,000 बोला था, 50 से 60 हमने 60,000 दिया। उनकी दुकान खुल गई। मैम उस लेडी ने अपनी पूजा की दुकान खोली, मशरूम फार्मिंग की, फिर पापड़ बनाए, फिर उसने बड़ी बनाई। उसके बाद उसने अपने गाँव के कई लोगों को जोड़ा, औरतों को, और 2 साल पहले यहाँ पे ओके। गढ़वाल भवन में दिल्ली में उस लेडी को वुमेन्स डे पे 18 मार्च को सम्मानित किया गया। वो लेडी जो वाओ! मनरेगा में काम कर रही थी, वो यहाँ पे हुँ। गढ़वाल भवन में सम्मानित हुई है। सो ये एक लाइफ की जर्नी है कि कब कोई धक्का खा रहा है, उसे सिर्फ आपसे पैसे नहीं चाहिए, फर्स्ट उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि मैं जो राह चल रही हूँ, उस पे अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ करेक्ट। कोई खड़ा है, कंधे पे हुँ। हाथ रखने वाला चाहिए। मैम फिर वो तो खुद कर लेगा। करेक्ट। लेकिन हम जब उसे ये देखते ना कि यार हमारे ऊपर बोझ है क्या? मैं क्यों करूँ? मेरा रिलेशन थोड़ी है। तो गड़बड़ हो जाता है। एंड रोशनी पांडे एक लाइव एग्ज़ाम्पल जिसके लिए मैं प्राउडली बोलता हूँ लोगों को, उनकी कहानी सुनाता हूँ कि ऐसी भी लेडीज़ हैं कि गाँव से उठ के वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। वंडरफुल, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा और मदद मिलेगी और आप और ज़्यादा हेल्प कर पाओगे आगे भी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू सो मच। सो थैंक मच यू मैम। हमें जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। थैंक यू।